नमस्कार। हाय। कैसे हो आप लोग सब? वेरी गुड। चलो, तो भाई साहब, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं हमारा नया टॉपिक। यस, वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर सीए फाइनल एग्जामिनेशंस। टॉपिक का नाम है कैपिटल गेन्स। यस, तो कितने हेड्स ऑफ इनकम होते हैं? 5। करेक्ट। तो 5 हेड्स ऑफ इनकम में से जो फोर्थ हेड ऑफ इनकम है, उस हेड ऑफ इनकम का नाम है कैपिटल गेन्स। राइट। ये जो कैपिटल गेन हेड जो है, पुराना इनकम टैक्स एक्ट आपने पढ़ा होगा। आप लोगों में से अगर आप लोग जब सीए इंटरमीडिएट या सीए में इंटर की आपने एग्जाम दी होगी, तब आपने इनकम टैक्स एक्ट 1961 पढ़ा था। उस इनकम टैक्स एक्ट में भी ये हेड हुआ करता था, लेकिन ये हेड हुआ करता था सेक्शन 45 से लेकर 55A तक। यस। एंड सिंस वी आर स्टडिंग द न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025, तो नए इनकम टैक्स एक्ट में भी ये हेड सेम टू सेम रखा गया है। दिस इज स्टिल द फोर्थ हेड ऑफ इनकम। लेकिन अब सिंस दिस इज द न्यू इनकम टैक्स एक्ट, तो नए इनकम टैक्स एक्ट के अंदर जितने भी सेक्शंस थे उसको रिवैम्प किया गया है। तो जो सेक्शंस कैपिटल गेन के हुआ करते थे, वो भी अब चेंज हो गए हैं। अब ये पूरा का पूरा कैपिटल गेन हेड सेक्शन 67 से लेकर सेक्शन 91 तक कवर हुआ है नए लॉ में, जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आप लोगों के सामने ये जो दिख रहा है स्क्रीन पे, दिस इज द बेयर एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट 2025। एंड सबसे पहला जो सेक्शन दिख रहा है वो सेक्शन 67 ही दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पे। 67 है, 68, 69, ऐसे करते करते 91 तक जितने भी प्रोविजंस है, सारे प्रोविजंस को अगर अच्छे से कर डाला तो लाइफ जिंगा लागा, मतलब कैपिटल गेन्स हेड कंप्लीट। अब सर, इस पूरे हेड को हम लोग पढ़ेंगे कैसे? राइट। कैसे पढ़ना है सर? एक एक करके सेक्शन 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 जो सीक्वेंस है सेक्शन का, उस सीक्वेंस में पढ़ेंगे क्या? तो जवाब है नहीं। अगर सेक्शन नंबर के सीक्वेंस में इसको पढ़ने के लिए गए तो एक लॉजिकल फ्लो नहीं बैठेगा और इस पूरे चैप्टर को समझ नहीं पाओगे। तो इस चैप्टर को लॉजिकल सीक्वेंस में पढ़ना है, और लॉजिकल सीक्वेंस में पढ़ेंगे तब जाके बहुत सारी चीजें अच्छे से समझ में आएंगी और यहां रिटेन होंगी। तो मैंने क्या किया है, इस पूरे हेड को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, और लॉजिकली ये जितने भी सेक्शंस है उनको ये 5 पार्ट में अरेंज किया है। तो पहले मैं आपको वो पूरे चैप्टर का एक ओवरव्यू दे देता हूं कि इस चैप्टर को 5 पार्ट्स में कैसे डिवाइड किया है और हर एक पार्ट के अंदर हमको क्या क्या पढ़ना है। फिर वन बाय वन वो सारे पार्ट्स को हम लोग पढ़ते जाएंगे। राइट। तो देखिए, सबसे पहला जो कैपिटल गेन्स चैप्टर है, इसके अंदर जो पार्ट 1 है, पहली बात तो ये बता देता हूं, सेक्शन 67 से लेकर सेक्शन 91 ऑफ द न्यू इनकम टैक्स एक्ट, राइट, 2025, वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ये इतने सेक्शंस, यहां पे आपका कैपिटल गेन्स चैप्टर कवर हो चुका है। राइट। अब ध्यान से देखो कि जो पार्ट 1 होने वाला है वो बेसिक्स है। बेसिक्स एकदम फंडामेंटल चीजें जो आपको पता होनी चाहिए इस चैप्टर में, जैसे कि कब इनकम को लाके इस साइड में चार्ज किया जाएगा, फिर कैपिटल असेट का मीनिंग क्या होता है, ट्रांसफर का मीनिंग क्या होता है, फिर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, कैपिटल गेन का कंप्यूटेशन, वो सारी चीजें कैसे होती है। मतलब एकदम बेसिक चीजें जो कैपिटल गेन हेड में सबको पता होनी ही चाहिए। बिना इसके आगे बढ़ना मूर्खता होती है, तो बिना इसके हम लोग आगे बढ़ेंगे ही नहीं। और एक बार अगर ये बेसिक्स अच्छे से कवर कर लिया और यहां पे अच्छे से ध्यान दे दिया, उसके बाद के बाकी के जो भी पार्ट्स है ना, वो इजी हो जाते हैं। तो पहला पार्ट होगा बेसिक्स। राइट। फिर बेसिक्स कंप्लीट होने के बाद हम लोग पहुंचेंगे सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर,
सेकेंड पार्ट जो होगा वहां पे हम लोग कवर करेंगे स्पेसिफिक चार्ज को, यानी कि इस हेड के अंदर कुछ स्पेसिफिक सिचुएशंस में अराइज होने वाली स्पेसिफिक टाइप की इनकम्स, प्रॉफिट्स या गेन्स, उसको भी आके यहां पे चार्ज किया जाएगा। तो कौन सी सिचुएशन है, वो सिचुएशन में जो प्रॉफिट या गेन अराइज होगा वो कैलकुलेट कैसे किया जाएगा, और क्या रीजन है उन गेन्स को, उन इनकम्स को इस हेड में चार्ज करने का, वो सारा लॉजिकली हम लोग पढ़ेंगे। तो इन सारी चीजों को भी हमको पढ़ना है, लेकिन हमको पढ़ना है सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में जब आप ये पढ़ोगे तो आपको स्पेसिफिक चार्ज जो देखने मिलेगा वो सेक्शन 67 के सब सेक्शन 2, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 14 एंड 17 में, इन सारे सब सेक्शंस के अंदर आपको स्पेसिफिक चार्ज देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद सेक्शन 68 आएगा और सेक्शन 69 आएगा। अब सेक्शन 68 और 69 इसको मैं यहां पे स्पेसिफिक चार्ज के साथ ही कवर कर लेता हूं, क्योंकि एक में लिक्विडेशन की बात की गई है। सेक्शन 68 टॉक्स अबाउट लिक्विडेशन, कि अगर कोई कंपनी का लिक्विडेशन हो रहा है तो लिक्विडेशन के केस में अगर कंपनी अपने असेट्स अपने शेयर होल्डर को देती है तो उस केस में कैपिटल गेन का इंप्लीकेशंस क्या आता है, इन द हैंड्स ऑफ कंपनी, इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर, कैपिटल गेन अराइज होगा कि नहीं होगा, अगर होगा तो उसका कैलकुलेशन कैसे होगा, और भी बहुत सारी और बातें जो सेक्शन 68 में करेंगे। फिर सेक्शन 69 आता है जो बात करता है बायबैक की, और यहां पे फिनेंस एक्ट 2026 का एक अमेंडमेंट भी आया हुआ है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा अमेंडमेंट है जो हम लोग साथ में देखेंगे, कि बायबैक के केस में अगर कोई कंपनी है उसने अपने शेयर्स या अपनी सिक्योरिटीज जो इशू की हुई थी, अगर वो शेयर्स या सिक्योरिटीज अगर कंपनी क्या करती है, खरीदती है शेयर होल्डर से या सिक्योरिटी होल्डर से, वो खरीद लेती है वापस, बायबैक करती है, तो उस बायबैक के केस में कैपिटल गेन उसका क्या इंप्लीकेशन होगा, कैसे कंप्यूट किया जाएगा, वो सारी चीजें सेक्शन 69 में। तो स्पेसिफिक चार्ज के अंदर हम लोग ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं, दैट विल बी द सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर। फिर जैसे ही ये सेकेंड पार्ट खत्म होगा तब कुछ एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट्स आप पढ़ोगे जो स्पेशल एस्पेक्ट्स में कवर होंगे, यानी कि थर्ड पार्ट ऑफ द चैप्टर विल बी स्पेशल एस्पेक्ट्स। अब स्पेशल एस्पेक्ट्स में क्या क्या पढ़ना भाई, सिंपल सी बात है, कौन से ट्रांसफर्स एग्जाम ट्रांसफर माने जाएंगे, कौन से केसेस हैं जहां पे कैपिटल गेन का कैलकुलेशन थोड़ा स्पेशल तरीके से किया जाएगा। अब कैपिटल गेन का कैलकुलेशन होगा तो वहां पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लिया जाएगा, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या लेना पड़ेगा, राइट, कैपिटल गेन का कैलकुलेशन किस स्पेसिफिक तरीके से किया जाएगा, डेप्रिसिएबल असेट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द ब्लॉक, डेप्रिसिएबल असेट्स नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द ब्लॉक जो मेरे बिजनेस में यूज हो रहे हैं, अगर उनको ट्रांसफर किया तो कैसे कैपिटल गेन का कैलकुलेशन होगा। फिर अनलिस्टेड डिबेंचर्स हैं, फिर मार्केट लिंक डिबेंचर्स हैं, अनलिस्टेड बॉन्ड्स वगैरह हैं, यस और नो, तो वो सारी चीज़ों को अगर हमने बेचा तो उसको बेचने पे, उसको ट्रांसफर करने पे कैसे कैपिटल गेन्स आएगा। फिर स्लम सेल का केस होगा तो स्लम सेल के केस में कैसे कैपिटल गेन होगा। बहुत सारी स्पेशल चीज़ें वहां पे, स्पेशल चीज़ें जो आपके सामने आएंगी, स्पेशल सिचुएशन जो आपके सामने अराइज होंगी, तो उन स्पेशल सिचुएशंस में आपका कैपिटल गेन किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा, तो वो सारी चीज़ें आप पार्ट 3 में पढ़ोगे, राइट, जहां पे आपको ये सारे सेक्शंस कवर करने हैं, 70, 73, 74, 75, 76, 7, 78, 79, 80, 81, 91, ये सारे। अब देखा जाए ना तो ये सेक्शन के नंबर्स जो है ना, इससे ज़्यादा डरना मत, ये सारी वही चीज़ें होंगी जो आपने पहले कवर की होंगी एज पर दी ओल्ड इनकम टैक्स एक्ट, लेकिन तब ये सेक्शन नंबर्स अलग हुआ करते थे, अब खाली नंबर्स चेंज हो गए हैं और कुछ चीज़ें जो छोटी मोटी चीज़ें हैं वो चेंज हुई है। ईजी है, इंटरेस्टिंग है, मज़ा आएगा। फिलहाल मैं आप लोगों को सिर्फ एक आउटलाइन दे रहा हूं कि ये पूरा जो चैप्टर है इसको किस तरीके से 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है और हर एक पार्ट में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। चिंता बिल्कुल नहीं करनी है, एक एक चीज़ उसका पूरा पोस्टमार्टम करेंगे हम लोग, हर एक चीज़ इन डेप्थ डिटेल में जाके पढ़ेंगे, जहां जहां रेलेवेंट केस लॉज होंगे केस लॉ भी कवर करूंगा, जहां जहां प्रोविजंस का पोस्टमार्टम करना होगा वहां वहां प्रोविजंस का पोस्टमार्टम भी करेंगे, राइट। अब उसके बाद देखो कैपिटल गेन तो कैलकुलेट हो गया हमारा, अब जैसे ही हमारा कैपिटल गेन कैलकुलेट हो गया तो सरकार हमें क्या कहती है, लॉ हमको क्या कहता है कि इस पूरे कैपिटल गेन पे टैक्स भरो, लेकिन देर आर सर्टन सिचुएशंस जहां पे आपके कैपिटल गेन का हम आपको एग्जम्पशन भी दे देंगे।
यानी कि कुछ कंडीशंस है, उसको फुलफिल करो। वो कंडीशंस को फुलफिल करोगे तो आपको आपके कैपिटल गेन का हम क्या देंगे, एग्जेम्पशन देंगे। अब वो शॉर्ट टर्म गेन भी हो सकता है या फिर लॉन्ग टर्म गेन भी हो सकता है, जो हम आपको एग्जेम्प्ट करें। कौन से सिचुएशन में आपको कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट किया जाएगा? तो वो जो एग्जेम्पशन दिए जा रहे हैं वो दिए जा रहे हैं सेक्शन 82 से लेकर 89। अगर याद आता है तो पुराने वाले लॉ में आप लोगों ने क्या पढ़ा था, सेक्शन 54 से लेकर 54 जीबी तक पढ़ा था। तो वो जो सेक्शन एग्जेम्पशन के बारे में हुआ करते थे वही सेक्शंस को रीनंबरिंग करके यहाँ पे 82 से लेकर 89 में स्प्रेड किया गया है। मोटा मोटी सारी चीजें सेम ही है, टेंशन लेने की बात नहीं है, राइट। तो एग्जेम्पशंस जो आपको कैपिटल गेन में से मिलने वाले हैं उसके बारे में हम लोग पार्ट 4 में पढ़ेंगे। अब ये एग्जेम्पशंस लेने के बाद अगर कोई कैपिटल गेन बचे तो उस कैपिटल गेन पे आप टैक्स भरो, उस कैपिटल गेन पे चार्ज किया जाएगा टैक्स। अब जो टैक्स चार्ज किया जाएगा वो टैक्स क्या रेट पे चार्ज किया जाएगा, क्योंकि देखो कैपिटल गेन है, कैपिटल गेन क्या है, वो एक स्पेशल टाइप की इनकम है। तो चाहे वो शॉर्ट टर्म गेन हो या लॉन्ग टर्म गेन हो, है तो एक स्पेशल टाइप की इनकम। तो इस स्पेशल टाइप की इनकम पे एग्जेम्पशन लेने के बाद अगर ये इनकम बच रही है तो इस इनकम पे क्या रेट पे टैक्स चाहिए। तो जो रेट पे टैक्स भरना है वो रेट भी इनकम टैक्स एक्ट के अंदर ही बताया हुआ है। तो वो बताया है सेक्शन 196, 197 और 198। तो अलॉन्ग विथ दिस आपको ये रेट्स भी यहां पे साथ में कवर कर लेने हैं, राइट। तो अब ये पूरे चैप्टर को इस 5 पार्ट्स में इस तरीके से डिवाइड किया हुआ है। एक एक करके पार्ट उठाएंगे और इस चैप्टर को अच्छे से समझेंगे और सीखेंगे, राइट। तो सबसे पहला पार्ट जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो है बेसिक्स, ठीक है। अब बेसिक्स में भी हम लोग शुरुआत करेंगे सेक्शन 67 सबसेक्शन 1 चार्जिंग सेक्शन, और वो भी जनरल चार्ज, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या कहता है हमारा सेक्शन 61। आइए हमारे बेयर एक्ट। अब ये देखिए बेयर एक्ट आपके सामने। बेयर एक्ट क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। ये कहता है एनी प्रॉफिट्स और गेन्स arising from transfer of a capital asset effected in a tax year, arising from transfer of a capital asset effected in a tax year shall, save as otherwise provided in section 82, 83, 84, 86, 87 and 89, 88, 89, be chargeable to income tax under the head capital gains and shall be deemed to be the income of the tax year in which the transfer took place. Full English. कुछ समझ में आया? नहीं, इसीलिए तो मैं हूं यहां पे, टेंशन मत लो। सिंपल, आपने अगर ड्यूरिंग द टैक्स ईयर कोई भी कैपिटल असेट ट्रांसफर किया तो उसको ट्रांसफर करके अराइज होने वाला प्रॉफिट या गेन अगर सेक्शन 82 से लेकर 89 के बीच एग्जेम्प्ट ना हुआ हो, उस प्रॉफिट या गेन को आप इस हेड में लाके चार्ज कर दीजिए और उसको चार्ज कीजिएगा उस साल जिस साल आपका कैपिटल असेट ट्रांसफर हुआ है। इस पूरे इंग्लिश में लिखे हुए पैराग्राफ को मैंने आपके सामने हिंदी में रख दिया। तो अब इससे समझ में क्या आया कि भाई पहली बात तो कैपिटल असेट होना चाहिए, उसको ट्रांसफर करना जरूरी है, ट्रांसफर करके प्रॉफिट या गेन अराइज होना चाहिए, और वो प्रॉफिट या गेन सेक्शन 82 से लेकर 89 के बीच अगर एग्जेम्प्ट ना हुआ तो उसको आके इनकम बना के इस हेड में चार्ज किया जाएगा, टैक्सेबल किया जाएगा उस साल, उस टैक्स ईयर में जिस टैक्स ईयर में कैपिटल असेट का क्या हुआ है, ट्रांसफर हुआ है। आई होप ये समझ में आया। अब ये है चार्जिंग सेक्शन 67 सब सेक्शन 1 जनरल चार्ज, यानी कि जनरली ऐसा प्रॉफिट या गेन इस हेड में इनकम बना के टैक्सेबल किया जाएगा। अब जैसे ही ये सेक्शन आपने देखा तो आपको यहां पे सबसे पहला क्वेश्चन अराइज ये होना चाहिए कि सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसफर।
ट्रांसफर का मतलब क्या है समझना जरूरी है। फिर आपको यह समझना है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल असेट। तो कैपिटल असेट को डिफाइन किया है सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। तो पहले हमको जाना पड़ेगा सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 में, और वहां जाके हमको कैपिटल असेट का डेफिनेशन देखना पड़ेगा। उस डेफिनेशन में लिखा हुआ असेट कैपिटल असेट कहलाएगा, और उस कैपिटल असेट को ट्रांसफर करना है। अब सर ट्रांसफर का मतलब क्या है? सो ट्रांसफर को डिफाइन किया है सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज 109, सेक्शन 2 क्लॉज 22, और यहां पे है सेक्शन 2 क्लॉज 109। अब ये जो क्लॉज है, इस क्लॉज में ट्रांसफर को डिफाइन किया। अब इस कैपिटल असेट के ट्रांसफर पे अराइज होने वाला प्रॉफिट या गेन, अब ये प्रॉफिट या गेन कैसे कंप्यूट करोगे? व्हाट इज द मोड ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ दिस प्रॉफिट या गेन, जिसको इस हेड में आप चार्ज करोगे इनकम बना के? तो इस प्रॉफिट या गेन को कंप्यूट करने के लिए आपको देखना पड़ेगा सेक्शन 72। और जैसे ही आप सेक्शन 72 देखोगे तो सेक्शन 72 आपको बताएगा कि कैसे कैपिटल गेन, कैसे प्रॉफिट या गेन कंप्यूट किया जाएगा, राइट? फिर वो जो प्रॉफिट या गेन आपने कंप्यूट किया एज पर सेक्शन 72, उस कैपिटल गेन का एग्जेम्पशन आपको ये सेक्शंस में मिलता है। ये सेक्शंस किसके बारे में बात करेंगे? एग्जेम्पशंस के बारे में। अब जो एग्जेम्पशन है वो हम लोग एंड में पढ़ने वाले हैं, राइट? तो जब तक हम लोग एग्जेम्पशन के बारे में बात नहीं करते हैं, तो लेट्स से कि हम लोगों ने कैपिटल गेन का कंप्यूटेशन कर लिया, और एक बार जो कैपिटल गेन कंप्यूट हुआ, एग्जेम्प्ट अगर नहीं हो रहा है, तो उस कैपिटल गेन को हम कब टैक्सेबल करेंगे? इन द टैक्स ईयर, इनकम ऑफ द टैक्स ईयर इन विच द ट्रांसफर टुक प्लेस, राइट? सो एक चीज है ना, अभी दिमाग में सेट कर लो कि जब तक कोई उल्टी सीधी चीज हमारे सामने नहीं आती है, जब तक कोई स्पेशल सिचुएशन हमारे सामने नहीं आती है, तब तक जिस साल हमारा कैपिटल असेट ट्रांसफर हुआ, उसी साल हमारा कैपिटल गेन भी टैक्सेबल हो जाएगा। सो ईयर ऑफ ट्रांसफर इज द ईयर ऑफ टैक्सेबिलिटी। जिस साल कैपिटल असेट ट्रांसफर हुआ, उसी साल हमारा कैपिटल गेन भी टैक्सेबल हो जाएगा, राइट? अब सुनो, सबसे पहली बात, कैपिटल असेट क्या होता है? तो हमको जाना पड़ेगा सेक्शन 2 क्लॉज 22 में, राइट? चलो हम लोग चलते हैं सेक्शन 2 22 में और देखते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल असेट, राइट? वेरी ब्यूटीफुल डेफिनेशन कैपिटल एसेट, ठीक है? तो अभी हम लोग हैं सेक्शन 2 के अंदर, और 2 के अंदर क्लॉज 22। ये देखिए क्या कहता है। कैपिटल एसेट मीन्स, कैपिटल एसेट का मतलब मीन्स प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड held by an assessee whether or not connected with his business or profession। किसी भी टाइप का प्रॉपर्टी, किसी भी टाइप का असेट हो, चाहे वो टेंजिबल हो, इनटेंजिबल हो, मूवेबल हो, इमूवेबल हो, फिक्स्ड हो, सर्कुलेटिंग हो, चाहे आप अपने बिजनेस में यूज कर रहे हो या नहीं, हर असेट, हर प्रॉपर्टी एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 22 सब क्लॉज ए कैपिटल असेट माना जाएगा, राइट? अब कैपिटल असेट, कोई भी असेट हो, कोई भी प्रॉपर्टी हो, उसको कैपिटल असेट माना जाएगा। अब उसके अंदर एक सब क्लॉज बी डाला गया है, और सब क्लॉज बी डाल के स्पेसिफिकली एक आइटम को कैपिटल असेट बनाया गया है। अब वो क्या है देखो, एनी सिक्योरिटीज हेल्ड बाय, सिक्योरिटीज हेल्ड बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर which has invested in such securities in accordance with the regulations made under the SEBI Act 1992। मतलब कोई भी FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने एज पर सेबी रेगुलेशन
कोई सिक्योरिटीज भारत में खरीद के रखी है या शेयर्स या सिक्योरिटीज खरीद के रखे हैं, तो उनके लिए जो उनकी सिक्योरिटीज क्या होती है, स्टॉकिंग ट्रेड होती है। क्योंकि एफआईआईस का तो काम ही होता है सिक्योरिटीज को खरीदना बेचना, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के शेयर्स और सिक्योरिटी, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के शेयर्स, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के कंपनीज के शेयर्स और सिक्योरिटीज को खरीदना कम दाम पे, और जब अच्छा खासा अप्रिसिएशन हो जाए तो उसको बेचना और प्रॉफिट कमाना, यही इनका बिजनेस होता है। तो फॉरेन के इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, इंस्टीट्यूशंस का मतलब बड़ी बड़ी बैंक्स होती हैं, बड़े बड़े फंड हाउसेस होते हैं, बड़ी बड़ी इंश्योरेंस कंपनियां होती हैं, उनके पास करोड़ों रुपए होते हैं। अब ये लोग क्या करते हैं, अलग अलग देश के कैपिटल मार्केट्स में अलग अलग देश की कंपनियों के शेयर्स और सिक्योरिटीज खरीदते हैं। सस्ते दाम पे खरीदेंगे और दाम बढ़ेगा तब अच्छा खासा प्रॉफिट कमा के बेच देंगे। तो इनके लिए जो इनकी सिक्योरिटीज होती है, यूजुअली ये क्या होती है, यूजुअली ये होती है स्टॉकिंग ट्रेड। और जब ये बेचेंगे तो अपना स्टॉकिंग ट्रेड बेचा तो बेच के जो होने वाला प्रॉफिट है यूजुअली इनको टैक्सेबल हो जाएगा पीजीबीपी हेड में, क्योंकि स्टॉकिंग ट्रेड को बेच के होने वाला प्रॉफिट तो अपन पीजीबीपी में टैक्सेबल करते हैं। अब अगर मान लो कि इनको होने वाला ये जो प्रॉफिट है, सिक्योरिटीज को खरीदा और बेचा, और बेच के जो होने वाला प्रॉफिट है, अगर इनकी सिक्योरिटीज को स्टॉकिंग ट्रेड रहने दिया तो भाई ये प्रॉफिट या गेन सीधा जाके टैक्सेबल होगा कहां पे, पीजीबीपी हेड में। और पीजीबीपी हेड में ये प्रॉफिट या गेन टैक्सेबल होगा, मतलब ये नॉर्मल इनकम बना के टैक्सेबल किया जाएगा। नॉर्मल इनकम पे इनको नॉर्मल रेट पे टैक्स देना पड़ेगा। अब देखा जाए तो ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है कुछ नहीं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, फॉरेन की कंपनियां, और फॉरेन की कंपनी को अपनी नॉर्मल इनकम पे जो टैक्स का रेट लगेगा वो 35% टैक्स लग जाएगा। आई होप तुमको टैक्स रेट्स पता होगा कि भाई 35% इज द नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स ऑन द नॉर्मल इनकम ऑफ अ फॉरेन कंपनी। अब जस्ट इमेजिन करो कि तुम एक फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो और तुमने इंडिया की किसी कंपनी के शेयर्स और सिक्योरिटीज को खरीद के रखा है जो तुम्हारे लिए स्टॉकिंग ट्रेड कंसीडर हो रही है, और जिसको अगर बेच के तुमको प्रॉफिट या गेन अराइज हुआ तो वो प्रॉफिट या गेन अगर तुमको पीजीबीपी हेड के अंदर नॉर्मल रेट पे टैक्सेबल किया जाए, नॉर्मल इनकम बन के नॉर्मल रेट पे टैक्सेबल किया जाए, तो भाई तुमको 35% टैक्स देना पड़े उसमें। और पहले ऐसा होता था। और सोचो 35% वो टैक्स तो देना ही है, प्लस उसके साथ साथ बाद में जब वो प्रॉफिट आप निकाल के अपने देश में लेके जाओगे, तो जब वो पैसा यहां से तुम लेके जाओगे तो कन्वर्जन चार्जेस, ये चार्जेस, वो चार्जेस सब मिला के अप्रोक्सीमेटली 40-45% टैक्स चला जाएगा उसमें। तो सोचो कमाया 100 रुपया और उसमें से टैक्स बोल के इधर कितना भर दिया, 40-45 रुपीज यहां पे भर दिया। मतलब मोटा मोटी तुम कितना 60-55 रुपया तुम्हारे देश में लेके जा रहे हो। प्रॉफिट हुआ 100, लेकिन उसमें तुम प्रॉफिट पूरा नहीं ले जा पा रहे हो। तुम कितना ले जा रहे हो, आधे जितना प्रॉफिट तुम तुम्हारे देश में लेके जा रहे हो। क्यों? क्योंकि भाई टैक्स जो लग रहा है वो इतने हायर रेट से लग रहा है। अब इसकी वजह से होता क्या था कि ये जो एफआईआईज होते थे ये लोग बहुत रिलक्टेंट थे, और ये लोग इंडियन कैपिटल मार्केट्स में इंडियन कंपनीज के शेयर्स और सिक्योरिटीज को नहीं खरीदते थे। यानी कि फॉरेन से जो इनफ्लो आना चाहिए फॉरेन एक्सचेंज का, वो नहीं आता था। तो यहां के कैपिटल मार्केट्स रेम्यूनरेटिव होते हुए उसमें लोग एफआईआईज इन्वेस्टमेंट नहीं करते थे। तो उनको अट्रैक्ट करने के लिए कि भाई तुम लोग आओ और यहां पे फॉरेन करेंसी में आप आके इन्वेस्टमेंट करो, हम आपसे ज्यादा टैक्स नहीं लेंगे, ये अमेंडमेंट आया था 2014 में। अब ये क्या था कि भाई अगर तुम एक एफआईआई हो और तुमने एज पर सेबी रेगुलेशंस इंडिया की कंपनी की शेयर्स और सिक्योरिटीज को खरीद के रखा हुआ है, तो तुम्हारे लिए भले ही ये शेयर्स या सिक्योरिटीज क्या हो, स्टॉकिंग ट्रेड, लेकिन हम इसको स्टॉकिंग ट्रेड नहीं मानेंगे। कैपिटल एसेट के डेफिनेशन में हम इसको भी कवर करेंगे और तुम्हारे लिए हम इसको कैपिटल एसेट ही मानेंगे। अब ध्यान से सुनो, इसको अगर स्टॉकिंग ट्रेड नहीं माना जाएगा, कैपिटल एसेट के डेफिनेशन में अगर इसको भी कवर कर लिया और इसको भी तुम्हारा कैपिटल एसेट बना दिया, विच मीन्स दैट कि अगर तुम एफआईआई हो और ये सिक्योरिटीज अगर तुम बेचोगे तो तुम क्या बेच रहे हो, कैपिटल एसेट बेच रहे हो। और ऐसा कैपिटल एसेट बेच के अगर तुमको कोई प्रॉफिट या गेन अराइज हुआ तो वो हम पीजीबीपी हेड में
नॉर्मल इनकम बना के नॉर्मल रेट पे टैक्सेबल नहीं करेंगे, इसके ऊपर हम तुमको कैपिटल गेन बना के कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स लगाएंगे। आगे जाके जब हम लोग नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन पढ़ेंगे ना, तो नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन में ये पॉइंट वहां पे बाहर निकल के आएगा एनआर टैक्सेशन के अंदर, कि इनको होने वाला जो प्रॉफिट या गेन है वो पीजीबीपी हेड में नॉर्मल इनकम बन के नॉर्मल रेट पे टैक्सेबल ना हो, इनको होने वाला प्रॉफिट या गेन कैपिटल गेन हेड में कैपिटल गेन बन के टैक्सेबल हो, जिसपे कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स लिया जाए। इसलिए इसको कैपिटल एसेट बनाना जरूरी था और इसको कैपिटल एसेट ट्रीट किया गया। तो अब अगर कैपिटल एसेट का डेफिनेशन कोई तुमसे पूछे तो तुम क्या बोलोगे? कैपिटल एसेट इज डिफाइंड इन सेक्शन 2 क्लॉज 22 ऑफ द न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025। उसमें कहा गया कि तुम्हारे पास कोई भी टाइप का असेट हो, प्रॉपर्टी हो, चाहे वो टेंजिबल हो, इनटेंजिबल हो, मूवेबल हो, इमूवेबल हो, फिक्स्ड हो, सर्कुलेटिंग हो, चाहे तुम उसको बिजनेस में यूज करो या ना करो, कोई भी असेट, कोई भी प्रॉपर्टी तुम्हारे लिए कैपिटल एसेट है। सब क्लॉज ए। अगर तुम एक एफआईआई हो, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, और तुमने एज पर सेबी रेगुलेशंस इंडिया की कंपनी के शेयर्स या सिक्योरिटीज खरीद के रखे हुए हैं, तो वो शेयर्स या सिक्योरिटीज भी तुम्हारे लिए कैपिटल एसेट ही माने जाएंगे। यानी कि उनको ट्रांसफर करके जो तुमको प्रॉफिट या गेन आएगा वो इसी हेड में चार्ज किया जाए। क्या बना के? कैपिटल गेन बना के। क्या रेट पे? स्पेशल रेट, कंसेशनल रेट पे, राइट? ये था तुम्हारा सब क्लॉज बी, उसका पार्ट 1। अब पार्ट 2 क्या कहता है? अब पार्ट 2 ये कहता है कि एन इन्वेस्टमेंट फंड specified in section 224(10)(a) which has invested in such securities in accordance with the provisions of the regulations made under the SEBI Act 1992 or under the International Financial Services Center Authority Act। पहले सिर्फ एफआईआईज को ही कवर किया गया था, लेकिन नए इनकम टैक्स एक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट फंड्स को भी कवर किया। अगर कोई इन्वेस्टमेंट फंड है जो आईएफएससी में लोकेटेड है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर, तो आईएफएससी के अंदर लोकेटेड कोई इन्वेस्टमेंट फंड है और उस इन्वेस्टमेंट फंड ने भी अगर सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करके रखा हुआ है एज पर सेबी रेगुलेशंस, तो वो इन्वेस्टमेंट फंड की जो सिक्योरिटीज हैं उसको भी फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट कैपिटल असेट माना जाएगा, ताकि उसको ट्रांसफर करके अराइज होने वाला प्रॉफिट या गेन भी कैपिटल गेन हेड में कंसेशनल रेट पे टैक्स किया जा सके, राइट? तो पहला एफआईआई के द्वारा होल्ड की जाने वाली सिक्योरिटीज, और दूसरा इन्वेस्टमेंट फंड्स जो कि आईएफएससी में लोकेटेड हैं उनके द्वारा होल्ड की जाने वाली सिक्योरिटीज। दोनों को जो सिक्योरिटीज होल्ड करनी है एज पर द रेगुलेशंस ऑफ सेबी, राइट? तो ऐसी सिक्योरिटीज को हम स्पेसिफिकली कैपिटल गेन पर्पस के लिए कैपिटल असेट ही मानेंगे, यानी कि अराइज होने वाला प्रॉफिट या गेन इसी हेड में क्या बन के टैक्सेबल हो? कैपिटल गेन बन के टैक्सेबल हो, राइट? अब उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। एनी यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी, जिसको हम लोग प्यार से क्या बुलाते हैं? यूलिप्स बुलाते हैं। यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी, यूलिप बुलाते हैं। तो अब यूलिप क्या होती है भाई साहब? यूलिप के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे, हमारा स्पेसिफिक चार्ज आएगा, तो स्पेसिफिक चार्ज वाला जो पार्ट है वहां पे इस यूलिप्स का भी कैपिटल गेन किस तरीके से कैलकुलेट होता है वो हम लोग बात करने वाले हैं। लेकिन फिलहाल एक बेसिक आइडिया ले लो कि यूलिप का मतलब क्या होता है, कि एक इंश्योरेंस पॉलिसी है। अब यूजुअली क्या होता है कि जब भी आप इंश्योरेंस निकालते हो, अपना लाइफ इंश्योरेंस निकाल रहे हो, तो उस लाइफ इंश्योरेंस में क्या करते हो कि आपने किसी इंश्योरेंस कंपनी से लाइफ इंश्योरेंस निकाला, तो बदले में आप सामने वाली इंश्योरेंस कंपनी को क्या पे करते हो? प्रीमियम पे करते हो। तो प्रीमियम पे किया तो उस प्रीमियम की वजह से आपकी लाइफ का इंश्योरेंस हो जाता है, यानी कि आपकी लाइफ का जो रिस्क है वो रिस्क कवर करती है कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, कि खुदा ना खास्ता अगर आपको कुछ हो गया तो प्रीमियम भरा था, तो उस प्रीमियम की वजह से आपके घर वालों को इंश्योरेंस का पैसा मिल जाएगा। ये होती है नॉर्मल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। लेकिन ये जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है ये एक स्पेशल टाइप की पॉलिसी होती है। अब इसमें क्या होता है
कि आपने निकाला लाइफ इंश्योरेंस, भर रहे हो प्रीमियम, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ही भर रहे हो, लेकिन उस प्रीमियम का कुछ कंपोनेंट ही आपके लाइफ के इंश्योरेंस के लिए कंपनी रखती है, बाकी का मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट आपका इन्वेस्टमेंट माना जाता है, जिसके बदले में वो इंश्योरेंस कंपनी आपको यूनिट्स अलॉट करती है, यूनिट्स। तो होगा ऐसा कि आपने दिया प्रीमियम, प्रीमियम का जो पूरा कंपोनेंट था उसमें से कुछ ही कंपोनेंट आपकी इंश्योरेंस के लिए यूज होगा, और बाकी का जो मेजॉरिटी पार्ट होगा आपके प्रीमियम का, उस पार्ट के बदले में आपको इंश्योरेंस कंपनी से यूनिट्स अलॉट कर दी जाती है। यूनिट्स एक टाइप का इन्वेस्टमेंट हो गया आपका। अब कुछ साल के लिए आप प्रीमियम भरते जाओ, प्रीमियम भरते जाओ, प्रीमियम भरते जाओ, प्रीमियम का कुछ पार्ट इंश्योरेंस के लिए और मेजॉरिटी पार्ट किसके लिए, यूनिट्स के लिए। तो आपको यूनिट्स मिलती जाएंगी, यूनिट्स मिलती जाएंगी, यूनिट्स मिलती जाएंगी, आपके पास यूनिट्स अक्यूमुलेट होती जा रही है। एंड जैसे ही ये पॉलिसी मैच्योर हो जाती है तो मैच्योरिटी पे क्या होगा कि आपको जितनी भी यूनिट्स आपके पास होंगी, उस यूनिट्स का उस समय का जो वैल्यू होगा, जो यूजुअली बढ़ गया होगा, वो वैल्यू जितना पैसा आपको तभी के तभी मिल जाएगा। यानी कि आज आपको यूनिट्स मिलते जा रही है, मिलते जा रही है, मिलते जा रही है, आज प्राइस थोड़ा कम है, कम है, कम है, और यूनिट्स आपको मिलते जा रही है, एंड धीरे धीरे करके यूनिट्स का वैल्यू बढ़ते जा रहा है। एंड बाय द टाइम ये पॉलिसी मैच्योर होगी तब तक यूनिट्स की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ गई होगी, और वो बढ़ी हुई वैल्यू पे आप यूनिट्स वापस कर दोगे, क्योंकि पॉलिसी अब खत्म हो गई है, टर्म खत्म हो गया। तो पॉलिसी का टर्म खत्म होते ही यूनिट्स आप वापस करोगे, और उस टाइम पे जो बढ़ा हुआ अमाउंट होगा यूनिट्स का, वो वैल्यू आपको वापस दी जाएगी। इन शॉर्ट, आपने कम में यूनिट्स खरीदी और ज्यादा में यूनिट्स बेची, ऐसा ही हुआ ना, तो आपको फायदा हुआ। लेकिन इस फायदे को यूजुअली असेसी क्या करवाते थे कि भाई मेरे को इंश्योरेंस का पैसा वापस आया, ऐसा बोल के इसका 10(10)(d) में, पहले एक सेक्शन हुआ करता था, 10(10)(d) में एग्जेम्पशन ले लिया करते थे कि भाई मेरे को इंश्योरेंस का पैसा आया एंड लाइफ इंश्योरेंस से आने वाला जो अमाउंट है वो मेरे को क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ऐसा करके उसका एग्जेम्पशन ले लिया करते थे। जबकि देखा जाए तो यहां पे एग्जेम्पशन नहीं मिलना चाहिए था। एग्जेम्पशन आप अपने कैपिटल गेन पोर्शन को भी इंश्योरेंस का पैसा मिला ऐसा बोल के अगर आप एग्जेम्पशन ले रहे हो तो ये तो गलत बात है। तो इसको, इस लूप होल को प्लग इन करने के लिए क्या करना पड़ा, कानून में एक ये पॉइंट भी जोड़ना पड़ा, और यूलिप्स को भी क्या बनाना पड़ा, यूलिप्स को भी कैपिटल एसेट बनाना पड़ा कि अगर आपने कोई यूलिप्स में इन्वेस्टमेंट किया है, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स में इन्वेस्टमेंट किया है, तो वो जो यूलिप्स है उसको भी हम आपका कैपिटल एसेट ही मानेंगे अगर वो यूलिप्स का जो अमाउंट है, मेच्योरिटी का अमाउंट है ना, वो आपको एग्जेम्प्ट नहीं हो रहा है, डज नॉट अप्लाई, एग्जेम्पशन डज नॉट अप्लाई। मतलब देखो, यूलिप्स है ना, दो प्रकार की हो जाएंगी अब। एक वो यूलिप्स जिसमें किया हुआ इन्वेस्टमेंट जब आपको वापस मिलता है तो वो आपको एग्जेम्प्ट हो जाता है, एज पर शेड्यूल 2 आपको उसका एग्जेम्पशन मिल जाता है। अब से जितने भी एग्जेम्पशन है, पहले सारे एग्जेम्पशन कहां हुआ करते थे, सेक्शन 10 में हुआ करते थे। अब जो एग्जेम्पशन सेक्शन 10 में हुआ करते थे, अब नए इनकम टैक्स एक्ट में वो सारे एग्जेम्पशन सेक्शन 11 में है। अब सेक्शन 11 के जो जितने भी एग्जेम्पशंस है उसको शेड्यूल नंबर 2 से लेकर शेड्यूल नंबर 7 तक कवर किया गया है। तो अब एग्जेम्पशन कहां पे है, सेक्शन 11 में। और सेक्शन 11 के जितने भी एग्जेम्पशन है उनको अलग अलग स्केड्यूल्स में डिवाइड करके रखा हुआ है। शेड्यूल नंबर 2 है, शेड्यूल नंबर 3, 4, 5, 6 ऐसे करके 7 तक। उस शेड्यूल नंबर 2 के अंदर सीरियल नंबर 2 में एग्जेम्पशन दिया हुआ है यूलिप्स का। अब वो कितना एग्जेम्पशन है, कैसे है, मैं बहुत डिटेल में बात करूंगा, बिल्कुल चिंता मत करो, फिलहाल खाली समझो जो मैं कह रहा हूं, ठीक है। कि यूलिप्स जिसके लिए एग्जेम्पशन अवेलेबल नहीं है वो यूलिप्स को भी यहां पे कैपिटल एसेट बनाएंगे। यानी कि दो प्रकार की यूलिप्स मैंने बोला, कि वो यूलिप्स जिसके लिए आपको एग्जेम्पशन मिलता है तो उन यूलिप्स को यहां पे कैपिटल एसेट नहीं माना जाएगा। यानी कि वहां पे अराइज होने वाला कोई भी
प्रॉफिट है उसको इस साइड में लाके चार्ज ही नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो यूलिप्स कैपिटल असेट ही नहीं है। लेकिन दूसरे टाइप की यूलिप्स ऐसी यूलिप्स है जिसके लिए एग्जेम्पशन अवेलेबल नहीं है, यानी कि ये शेड्यूल 2 के अंदर सीरियल नंबर 2 वाला जो एग्जेम्पशन है वो अवेलेबल नहीं है। तो वो यूलिप्स जिसके लिए एग्जेम्पशन अवेलेबल नहीं है, ऐसी यूलिप्स को भी कैपिटल असेट माना जाएगा, राइट। अब देखिए, बट डज नॉट इंक्लूड। अब ये बट डज नॉट इंक्लूड का मतलब क्या हो गया, यानी कि सबसे पहले है ना, इन्होंने क्या कहा, सेक्शन 2 के अंदर क्लॉज 22 बोलता है कैपिटल असेट मींस ए, बी एंड सी, ये तीन चीजें कैपिटल असेट है, बट इट डज नॉट इंक्लूड। यानी कि पहले कैपिटल असेट के डेफिनेशन में इन लोगों ने क्या क्या कवर किया, ये सारी चीजें कैपिटल असेट है। लेकिन अब ये लोग क्या कर रहे हैं कि कैपिटल असेट के डेफिनेशन में से कुछ चीजों को एक्सक्लूड कर रहे हैं। तो पहले तो सारे असेट्स को बनाया कैपिटल असेट, अब धीरे धीरे करके कैपिटल असेट के डेफिनेशन से कुछ चीजों को अलग कर रहे हैं। यानी कि अगर अब इनमें से कोई चीज आपको दिख जाती है तो कृपया करके इसे कैपिटल असेट बुलाने की जरूरत ना करें, यह कैपिटल असेट नहीं माना जाएगा और इनको ट्रांसफर करके कोई कैपिटल गेन कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनको कैपिटल असेट माना ही नहीं जाएगा, राइट। तो देखिए एक एक करके हम लोगों ने क्या देखा। सबसे पहले हम लोगों ने देखा चार्जिंग सेक्शन, राइट। चार्जिंग सेक्शन हमारा था सेक्शन 67, सब सेक्शन 1 जनरल चार्ज। ये क्या कहता है, एनी प्रॉफिट एंड गेन अराइजिंग ऑन ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल असेट। मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिख रहा हूं, विच इज नॉट एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 82 to 89 shall be deemed to be income taxable under the head capital gain for the tax year in which such capital asset is transferred। ये हम लोगों ने चार्जिंग सेक्शन देखा। अब चार्जिंग सेक्शन में हम लोगों ने ट्रांसफर, कैपिटल असेट, प्रॉफिट यानी, राइट, ये जरूरी चीजें हैं जो हम लोगों ने क्या ये चार्जिंग सेक्शन से पकड़ी। अब ये जरूरी चीजों में से सबसे पहले हम लोगों ने कैपिटल असेट का डेफिनेशन जानने की कोशिश की। तो भाई हम लोग चले गए सेक्शन 2 के अंदर। सेक्शन 2 के अंदर क्लॉज 22। अब सेक्शन 2 क्लॉज 22 विच डिफाइंस कैपिटल असेट, राइट। अब कैपिटल असेट का डेफिनेशन, बहुत ही शानदार डेफिनेशन बनाया। कैसा डेफिनेशन भाई साहब, कैपिटल असेट मींस ए, बी, सी, तीन चीजों को कैपिटल असेट के डेफिनेशन में कवर किया। एंड उसके साथ साथ ये लोग कह रहे हैं कैपिटल असेट डज नॉट इंक्लूड। क्या कह रहे हैं, कैपिटल असेट डज नॉट इंक्लूड। चलो डज नॉट इंक्लूड 2 मिनट में देखते हैं। पहले बताओ कैपिटल असेट मींस क्या। कैपिटल असेट मींस ए, प्रॉपर्टी और असेट ऑफ एनी काइंड, किसी भी प्रकार का असेट हो, किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी हो, टेंजिबल, इंटेंजिबल, मूवेबल, इमूवेबल, फिक्स, सर्कुलेटिंग, वेदर यूज फॉर बिजनेस और नॉट, वो कैपिटल असेट। फिर बी बोला सिक्योरिटीज हेल्ड एज पर सेबी regulations by whom, by foreign institutional investors and by investment funds जो कहां पे IFSC में है। सो IFSC वाले इन्वेस्टमेंट फंड्स, उनके द्वारा होल्ड की जाने वाली सिक्योरिटीज
और एफआईआईज के द्वारा होल्ड की जाने वाली सिक्योरिटीज, उसको भी साफ साफ कह दिया कि भाई ये सब भी कैपिटल एसेट ही माना जाएगा, ये सिक्योरिटीज भी कैपिटल एसेट ही मानी जाएंगी, भले ही उनके लिए ये स्टॉक इन ट्रेड हो, लेकिन इनको ट्रांसफर करके होने वाला प्रॉफिट या गेन हम टैक्सेबल करना चाहते हैं कैपिटल गेन हेड में कंसेशनल रेट पे। कहीं ये नॉर्मल रेट पे, हायर रेट पे पीजीबीपी बन के टैक्सेबल ना हो जाए, इसलिए इसको कैपिटल एसेट बनाना जरूरी है, राइट। फिर सी में ये बोला कि यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसीज, जिसका अमाउंट, जिसका मेच्योरिटी पे आने वाला अमाउंट है ना, वो एग्जेम्प्ट नहीं है अंडर सेक्शन 11, और उसके लिए आपको कहा शेड्यूल नंबर 2 सीरियल नंबर 2 में जो दिया जाने वाला एग्जेम्पशन है वो मैच्योरिटी अमाउंट के लिए अगर यूलिप्स के लिए अवेलेबल नहीं है, तो ऐसी यूलिप्स जिसका मैच्योरिटी अमाउंट एग्जेम्प्ट नहीं है उसको भी हम कैपिटल एसेट ही मानेंगे। और इसके केस में कैपिटल गेन का कैलकुलेशन कैसे होगा, ये कौन सी यूलिप्स है, ये सारी बातें मैं डिटेल में करने वाला हूं। फिलहाल के लिए बेटा ये समझो व्हाट इज कैपिटल एसेट, ठीक है। तो ये कैपिटल एसेट, ये कैपिटल एसेट, ये कैपिटल एसेट। अब ये लोग क्या कह रहे हैं कि द टर्म कैपिटल एसेट डज नॉट इंक्लूड, क्या क्या चीजें कैपिटल एसेट में इंक्लूड नहीं होंगी, चलो जाके वो देखते हैं। तो हमारे इनकम टैक्स एक्ट के अंदर जो 2 क्लॉज 22 है वहां पे बोला है द टर्म कैपिटल एसेट डज नॉट इंक्लूड नंबर 1 क्या, एनी स्टॉकिंग ट्रेड, यानी कि आपके धंधे में अगर आपका स्टॉकिंग ट्रेड पड़ा है तो उस स्टॉकिंग ट्रेड को ट्रांसफर करोगे तो ट्रांसफर करके होने वाला नफा नुकसान आप पीजीबीपी हेड में चार्ज करते हो, नॉर्मल रेट पे बिजनेस इनकम बन के वो टैक्सेबल होता है। कहीं वो अमाउंट दोबारा कैपिटल गेन बन के टैक्सेबल ना हो जाए, इसलिए स्टॉकिंग ट्रेड को कैपिटल एसेट नहीं माना जाएगा। सुनो सुनो सुनो, स्टॉकिंग ट्रेड अगर आपके बिजनेस में है तो स्टॉकिंग ट्रेड अगर आप ट्रांसफर करते हो तो उसको ट्रांसफर करके होने वाला प्रॉफिट या गेन डेफिनेटली आप पीजीबीपी हेड में चार्ज करते हो, क्या बना के, बिजनेस इनकम बना के, नॉर्मल रेट। स्टॉकिंग ट्रेड भी आपके लिए एसेट है। और अगर आपने थोड़ा नोटिस किया हो तो कैपिटल एसेट का मतलब क्या, प्रॉपर्टी और एसेट ऑफ एनी काइंड। तो आपके पास कोई भी टाइप का एसेट है, कोई भी टाइप की प्रॉपर्टी है, वो आपके लिए क्या है, कैपिटल एसेट है। तो भाई स्टॉकिंग ट्रेड भी तो आपका एसेट ही हुआ। तो गलती से उसको कैपिटल एसेट ना मान लिया जाए और होने वाला प्रॉफिट या गेन कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल ना हो जाए, क्यों, क्योंकि वो ऑलरेडी पीजीबीपी हेड में बिजनेस इनकम बनके टैक्सेबल हो रहा है। अगर वहां पे भी टैक्सेबल हो रहा है और यहां पे कैपिटल एसेट के डेफिनेशन से ना निकाला जाए तो भाई वही प्रॉफिट या गेन दोबारा कैपिटल गेन बनके भी क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। तो ऐसा ना हो इसलिए स्टॉकिंग ट्रेड को कैपिटल एसेट के डेफिनेशन से हटाया। लेकिन रुको रुको रुको, तुम स्टॉकिंग ट्रेड को कैपिटल एसेट के डेफिनेशन से हटाओ, लेकिन अगर तुम एफआईआई हो, अगर तुम इन्वेस्टमेंट फंड हो, तो तुम्हारे द्वारा जो होल्ड की जाने वाली सिक्योरिटीज थी वो भी तो तुम्हारा स्टॉकिंग ट्रेड ही थी ना, उसको यहां से एक्सक्लूड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको तो घसीट के हमने कैपिटल एसेट बनाया है। तो अगर तुम्हारे बिजनेस में स्टॉकिंग ट्रेड है तो उस स्टॉकिंग ट्रेड को हम कैपिटल गेन पर्पस के लिए कैपिटल एसेट नहीं मानेंगे। लेकिन अगर तुम एफआईआई हो या इन्वेस्टमेंट फंड हो और तुम्हारे द्वारा एज पर सेबी रेगुलेशंस जो सिक्योरिटीज होल्ड की जा रही है उसको यहां पे एक्सक्लूड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको तो हमने स्पेसिफिकली कैपिटल एसेट के डेफिनेशन में इंक्लूड किया हुआ है, राइट। तो देखो, स्टॉकिंग ट्रेड इज नॉट योर कैपिटल एसेट। और कौन सा स्टॉकिंग ट्रेड बोला, अदर देन द सिक्योरिटीज रेफर्ड टू इन सब क्लॉज बी, यानी कि यहां पे सब क्लॉज बी के अंदर ये जो सिक्योरिटीज के बारे में बात की गई है, जो एफआईआई और इन्वेस्टमेंट फंड क्या कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं, इसके अलावा दूसरा कोई स्टॉकिंग ट्रेड हुआ तो उसको एक्सक्लूड करो, वो कैपिटल एसेट नहीं है, क्योंकि इसको तो हमने कैपिटल एसेट बनाया है, राइट। अब इसके बाद कंज्यूमेबल स्टोर्स, रॉ मटेरियल्स हेल्ड फॉर बिजनेस, आपके बिजनेस में कोई कंज्यूमेबल स्टोर्स है, रॉ मटेरियल है, उसको भी हम कैपिटल एसेट नहीं मानेंगे, क्योंकि इनको ट्रांसफर करके बेच के होने वाला प्रॉफिट या गेन पीजीबीपी हेड में नॉर्मल इनकम बन के ऑलरेडी टैक्सेबल हो रहा है, दोबारा यहां पे कैपिटल गेन में टैक्सेबल ना हो जाए, इसलिए इसको कैपिटल एसेट मानने की जरूरत नहीं।
राइट। आई होप ये चीज समझ में आ रही है। अगर समझ में आ रही है तो प्लीज यहां पे कमेंट में लिख के बताओ कि भाई चीजें अच्छे से समझ में आ रही है। हर एक प्रोविजन कैपिटल गेन चैप्टर का या इनकम टैक्स एक्ट का जो मैं तुमको पढ़ाने वाला हूं वो इसी डेप्थ में, इसी डिटेल में पढ़ाने वाला हूं। भाई मैं ये समझता ही नहीं हूं कि तुमको सब कुछ आता है, ठीक है। अगर मैं ये समझ के पढ़ाना शुरू कर दूं तो स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी और मैं तेज पढ़ाऊंगा। और अगर मैं तेज पढ़ाऊंगा तो कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो मैं प्रिज्यूम कर लूंगा कि तुमको आती है, जबकि वो तुमको शायद ना आती हो। तो मेरा काम है पढ़ाना, डेप्थ में पढ़ाना, अच्छे से पढ़ाना। तो एक एक चीज़ें अच्छे से समझो, डेप्थ में समझो। एक बार समझ लिया ना तो आगे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है फिर, ठीक है। चलो अब दूसरा चीज़ क्या है, देखो दूसरा चीज़ ये है कि कोई भी पर्सनल इफेक्ट्स, अब यहां पे बहुत ही सावधानी से समझना कि पर्सनल इफेक्ट्स का मतलब क्या होता है। देखो ये जो कपड़े मैंने पहने हैं, ये जो चश्मे मैंने पहने हैं, ये जो घड़ी मैंने पहनी है, मेरा मोबाइल फ़ोन है, मेरे घर का फर्नीचर है, टीवी है, कबर्ड है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, मेरे घर के बर्तन है, मेरी पर्सनल कार है, मेरी पर्सनल मोटरसाइकिल है, ये सब क्या पर्सनल इफेक्ट्स है। देखा जाए तो ये भी मेरे असेट्स ही हैं, ये भी मेरे प्रॉपर्टी ही है, लेकिन ये पर्सनल इफेक्ट्स है। पर्सनल इफेक्ट्स का मतलब ऐसे असेट्स, ऐसी प्रॉपर्टी जो असेसी या उसके फैमिली मेंबर्स पर्सनल यूज में लाते हो, तो उनको पर्सनल इफेक्ट्स कहा जाएगा। अब पर्सनल इफेक्ट्स भी बहुत स्पेसिफिकली कह देता हूं, पर्सनल इफेक्ट्स ऑफ मूवेबल नेचर। कौन से नेचर के? मूवेबल नेचर के। मैं इमूवेबल पर्सनल इफेक्ट्स की बात नहीं कर रहा हूं। मतलब जिस घर के अंदर मैं रह रहा हूं, देखा जाए तो ये घर भी मेरे पर्सनल यूज में आ रहा है, लेकिन ये घर पर्सनल इफेक्ट है, पर्सनल असेट है, बट इट इज इमूवेबल। इसकी बात नहीं हो रही है। मैं उन पर्सनल इफेक्ट्स की बात कर रहा हूं जो मेरे या मेरे फैमिली मेंबर्स के पर्सनल यूज में आ रहे हैं और जो मूवेबल होते हैं। तो कोई भी मूवेबल पर्सनल इफेक्ट दिखा जिसके मैंने अभी कुछ एग्जांपल्स दिए, कैपिटल असेट नहीं माना जाएगा। सिंपल। क्यों नहीं माना जाएगा? रीजन भी सिंपल है कि भाई मूवेबल पर्सनल इफेक्ट्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इनकी वैल्यू कम होती है, ज्यादा नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, आज अगर मैंने ये शर्ट खरीदा 2000 रुपए का, तो जैसे इसको खरीदा और खरीद के पहनना शुरू किया, इसकी वैल्यू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बढ़ेगी नहीं, कम होती जाएगी। मेरे घर का फर्नीचर है, मेरा मोबाइल फोन है। अब मान लो 1.5 लाख रुपए का अगर मैंने आईफोन खरीदा है, तो आईफोन का जैसे ही डब्बा खुला, आईफोन जैसे ही मैं शॉप में से बाहर लेके आया और आईफोन का डब्बा खोला, आईफोन का डब्बा खोलते ही उसके अंदर का जो आईफोन होगा ना, उसकी वैल्यू डाउन होना चालू। 1.5 लाख का आईफोन 5 महीने 6 महीने यूज करने के बाद उसको मैं 2 लाख या 5 लाख में नहीं बेच पाऊंगा, उसकी वैल्यू कम हो गई होगी बाय दैट टाइम। कोई भी असेट्स जिसका मैंने अभी एग्जांपल लिया, फर्नीचर है, मोबाइल फोन है, घर के यूटेंसिल्स है, कपड़े हैं, फिर फर्नीचर है, कोई भी टाइप का मूवेबल पर्सनल इफेक्ट्स, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इनकी वैल्यू बढ़ेगी नहीं, कम होगी। तो जैसे जैसे इसकी वैल्यू कम होगी, तो भाई खरीदा है ज्यादा में, कॉस्ट ज्यादा होगा, और बेचूंगा तो उसकी हार्डली मेरे को कोई स्क्रैप वैल्यू आएगी या फिर कोई भी पैसा नहीं आएगा। तो सोचो, खरीदा ज्यादा पे और बेचा स्क्रैप वैल्यू पे, कम पे, तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? लॉस ही होगा। और ये जानते हुए कि इनको बेचने पे, इनको ट्रांसफर करने पे कोई प्रॉफिट होने की संभावना ना के बराबर है। आया भी तो इक्का दुक्का कोई केस, बहुत ही एक्सेप्शनल केस होगा तो उसमें आया, बराबर। तो ये जानते हुए कि इसको बेचने पे लॉस होने वाला है, और बाद में वो लॉस असेसी अपने दूसरे टैक्सेबल कैपिटल गेन के सामने एडजस्ट करेगा, सेट ऑफ करेगा कैपिटल गेन्स को कम करने के लिए। इतनी बड़ी बेवकूफ नहीं है हमारी सरकार, लॉ मेकर्स इतने बेवकूफ नहीं है कि इनको कैपिटल एसेट रहने दें। अगर इनको कैपिटल एसेट रहने दिया तो असेसी का किसी साल में ज्यादा गेन आया होगा, और उस गेन पे अगर असेसी को टैक्स नहीं देना होगा, तो उस गेन को कम करने के लिए ऐसे असेट्स को बेच बेच के लॉस अक्यूमुलेट करेगा असेसी, और बाद में उस लॉस को उस गेन के सामने सेट ऑफ मारेगा। तो सरकार बोल रही है, लॉ मेकर बोल रहे हैं कि भाई हमको ऐसे असेट्स में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, हटाओ इसको, कैपिटल असेट ही नहीं मानने का है, क्योंकि ऐसे असेट्स को बेच के कोई प्रॉफिट होने का चांस है ही नहीं। और अगर हो भी गया एक दो केस में तो वी डोंट केयर, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में लॉस ही होने वाला है। आई होप ये चीज समझ में आ रही। अब यहां पे मूवेबल पर्सनल इफेक्ट्स बोला है, ये बहुत ही अच्छे से समझना।
नाउ मूवेबल पर्सनल इफेक्ट्स के अंदर है ना, अगर थोड़ा सा आगे बढ़ोगे ना तो देखो यहां पे ये पॉइंट बी आपको दिखेगा। देखो पर्सनल इफेक्ट्स मींस एनी मूवेबल प्रॉपर्टी, मैंने ऑलरेडी ऊपर यहां पे लिख दिया है पर्सनल इफेक्ट्स मूवेबल, है ना, वो यहां पे नीचे लिखा था इसलिए मैंने ऊपर लिखा, पढ़ा अभी रहा हूं, दिखा अभी रहा हूं तुमको, ठीक है। अब यहां पे देखो आगे क्या बोल रहा है, इंक्लूडिंग वेयरिंग अपैरल एंड फर्नीचर। वेयरिंग अपैरल यानी कि मैंने ये जो कपड़े पहने हैं, चश्मे हैं, है ना, और ये जो छोटी मोटी जो मैं चीजें मेरे साथ कैरी कर रहा हूं, ये सारी चीजें क्या, वेयरिंग अपैरल, ठीक है, एंड फर्नीचर, इनको भी कवर किया। फिर बोला हेल्ड फॉर पर्सनल यूज बाय द असेसी और एनी फैमिली मेंबर डिपेंडेंट ऑन हिम बट एक्सक्लूड्स। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, बात को समझना। पहले तो बोला कैपिटल असेट डज नॉट इंक्लूड मूवेबल पर्सनल इफेक्ट। मूवेबल पर्सनल इफेक्ट क्या होता है वो बता रहे हैं हम, लेकिन मूवेबल पर्सनल इफेक्ट डज नॉट इंक्लूड, कैपिटल असेट डज नॉट इंक्लूड मूवेबल पर्सनल इफेक्ट बट मूवेबल पर्सनल इफेक्ट डज नॉट इंक्लूड, मतलब एक्सक्लूजन का एक्सक्लूजन बता रहे हैं कि अब जो चीजें बताई जा रही है उसको पर्सनल इफेक्ट मत समझ बैठना, उसको पर्सनल इफेक्ट नहीं बुलाया जाएगा, यानी कि वो पर्सनल इफेक्ट होते हुए पर्सनल इफेक्ट नहीं मानी जाएगी। और अगर उनको पर्सनल इफेक्ट मानना ही नहीं है इसका मतलब उनको एक्सक्लूड करने की भी जरूरत नहीं है। एक्सक्लूजन का एक्सक्लूजन इज इंक्लूजन, पता है ना, वो एक फॉर्मूला होता है, माइनस माइनस इज प्लस। तो कैपिटल असेट में से क्या माइनस कर रहे हो, मूवेबल पर्सनल इफेक्ट, और मूवेबल पर्सनल इफेक्ट में से क्या माइनस कर लो, अब जो चीजें बताऊंगा वो, यानी कि अब जो चीजें बताई जा रही है वो मूवेबल पर्सनल इफेक्ट नहीं मानी जाएंगी, उनको एक्सक्लूड करने की जरूरत नहीं है, वो तो तुम्हारे लिए कैपिटल असेट मानी जाएगी। हाँ, इनके अलावा दूसरा कोई मूवेबल पर्सनल इफेक्ट हुआ उसको हटा दो, राइट। तो देखो अब ये क्या बोल रहे हैं, ज्वेलरी, फिर ये क्या बोल रहे हैं, फिर ये बोल रहे हैं आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस, ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, एनी वर्क ऑफ आर्ट। इसको अगर सिंपल तरीके से बोला जाए ना तो इनको बोला जाएगा पीजे दास। पी फॉर पेंटिंग्स, जे फॉर ज्वेलरी, डी फॉर ड्राइंग्स, ए फॉर आर्टवर्क, ए फॉर आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस और एस फॉर स्कल्पचर्स। तो बेटा पर्सनल इफेक्ट्स मूवेबल होने चाहिए, वो कैपिटल असेट नहीं है, लेकिन पीजे दास को पर्सनल इफेक्ट नहीं माना जाएगा। यानी कि अगर ये पर्सनल इफेक्ट नहीं है तो इसका मतलब ये पीजे दास आज की डेट में कैपिटल असेट है, इनको ट्रांसफर करके होने वाला प्रॉफिट या गेन कैपिटल गेन बना के टैक्सेबल किया जाएगा, क्योंकि ये कैपिटल असेट है, इसको एक्सक्लूड नहीं करना है। हाँ, इसके अलावा दूसरा कोई पर्सनल इफेक्ट हुआ मूवेबल नेचर का, उसको एक्सक्लूड कर दो, राइट। तो अब सुनो, पी फॉर क्या बोला, पेंटिंग्स, जे फॉर क्या बोला, ज्वेलरी, डी फॉर क्या बोला, ड्राइंग्स। अब सर किसी किसी को यहां पर डाउट आएगा कि सर पेंटिंग आपने बोला और आपने ड्राइंग बोला, सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पेंटिंग एंड ड्राइंग, नन ऑफ योर बिजनेस। अपने को क्या, पेंटिंग को ड्राइंग बुलाओ या ड्राइंग को पेंटिंग बुलाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, आर्टिस्ट को फर्क पड़ता होएगा, अपने को क्या फर्क पड़ता है। अगर गलती से कोई ड्राइंग है उसको मैंने पेंटिंग बुला दिया तो क्या ही फर्क पड़ता है, ड्राइंग भी कैपिटल असेट है और पेंटिंग भी कैपिटल असेट है। अगर कोई ड्राइंग है उसको मैंने गलती से पेंटिंग बुला दिया तो क्या फर्क पड़ता है तो वो भी कैपिटल असेट ही ना। तो अननेसेसरी चीजों में अपना दिमाग मत लगाना कि भाई व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पेंटिंग एंड ज्वेलरी। आपको बोलेगा सर कलर वाला होगा तो पेंटिंग और ऐसा पेंसिल से बनाया होगा तो ड्राइंग, तुमको वैसा रखने का तो वैसा रखो, लेकिन सिंपल सी बात है, अगर ड्राइंग हो या पेंटिंग हो कुछ भी हो है तो वो कैपिटल असेट ही ना यार। तो ड्राइंग को ड्राइंग बुलाओ या पेंटिंग बुलाओ क्या ही फर्क पड़ता है, पेंटिंग को पेंटिंग बुलाओ या ड्राइंग बुलाओ क्या ही फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आई होप ये समझ में आ रहा है, राइट। सो पेंटिंग एंड ड्राइंग, ठीक है। अब सुनो, जे फॉर ज्वेलरी, अब ये डेफिनेशन समझना बहुत जरूरी है। देखो हमको क्या लगता है कि जो हम समझ रहे हैं वही चीज सही है, हमको लगता है ज्वेलरी ये है मतलब ज्वेलरी यही है,
लेकिन जो कभी कभी हमको नहीं लगता है वो भी होता है। मतलब व्हाट इज, व्हाट इज नॉट इज ऑल्सो इज इफ द लॉ सेज सो। बहुत लोगों को समझ में नहीं आया होगा, ऊपर से गया होगा। मतलब अब हिंदी में भी बोल देता हूं, जो है वो तो है, जो नहीं है वो भी है, अगर कानून कहता है। तो जो ज्वेलरी है, जो तुमको समझ में आता है, वो तो है ही भाई, हम किधर ना बोल रहे हैं। लेकिन ऐसी भी कोई चीज है जिसको तुम नहीं समझ रहे हो कि ज्वेलरी है, लेकिन लॉ बोलता है कि ये ज्वेलरी है, मतलब वो भी ज्वेलरी है। तो अब ज्वेलरी का मतलब क्या हुआ? ज्वेलरी का मतलब ये हो गया कि भाई साहब, आपके पास कोई भी प्रेशियस या सेमी प्रेशियस, क्या मैंने बोला, प्रेशियस या सेमी प्रेशियस मेटल है, मेटल मेटल, या फिर अलॉय है। अब सर मेटल का मतलब क्या होता है वो तो समझ में आता है, लेकिन अलॉय का मतलब क्या होता है मालूम है? देखो बचपन में तुमने ना केमिस्ट्री पढ़ा रहेगा। अरे वो केमिस्ट्री आता ना साइंस में, हाँ। तो केमिस्ट्री में है ना एक टॉपिक आता था मेटल्स एंड मेटलर्जी बोल के। अब वो टॉपिक के अंदर अगर तुम लोगों ने बचपन में थोड़ा साइंस में ध्यान दिया रहेगा ना, तो तुमको ये अलॉय क्या, वो अलॉय का मीनिंग तुमको समझ में आया होगा। देखो अलॉय का मतलब क्या होता है कि जब एक से ज्यादा मेटल्स को कंबाइन किया जाता है, तो एक से ज्यादा मेटल्स का जो मिक्सचर होता है ना, उसको अलॉय बोलते हैं। तो चाहे तुम्हारे पास एक मेटल हो, प्रेशियस या सेमी प्रेशियस मेटल हो, या प्रेशियस या सेमी प्रेशियस मेटल्स का मिक्सचर यानी कि अलॉय हो, है ना। तो तुम्हारे पास कोई भी प्रेशियस या सेमी प्रेशियस मेटल या ऐसे मेटल्स का मिक्सचर यानी कि अलॉय, अब तुम चाहो तो इसको एज इट इज अपने पास रख सकते हो। अगर तुमने इसको एज इट इज अपने पास रखा तो इसको बोलते हैं बुलियन। क्या बोलते हैं? बुलियन। यानी कि मेटल या मेटल के मिक्सचर को, अलॉय को अपने पास एज इट इज रखा, कॉइन्स के फॉर्म में, सिल्वर बार्स के फॉर्म में, या फिर ब्रिक्स के फॉर्म में। जैसे कि वो होता है ना, सोने चांदी के सिक्के होते हैं, फिर वो सोने चांदी के बिस्किट्स वगैरह होते हैं, बार्स वगैरह होते हैं, तो तुम उसको एज इट इज रख रहे हो मेटल के फॉर्म में, है ना। तो उसको बुलियन बुलाते हैं। तो वो बुलियन ज्वेलरी ही माना जाता है। या फिर तुम उस प्रेशियस या सेमी प्रेशियस मेटल या उसके अलॉय को कन्वर्ट करवा लो किसी आइटम में। अब कन्वर्ट किस में करवाओगे? हो सकता है उससे ऑर्नामेंट बनवा लो। अरे सोने की चेन वगैरह बनवा ली, अंगूठी वगैरह बनवा ली, है ना, वो कड़ा वगैरह बनवा लिया, वो पहनने के लिए वो जो बैंगल्स वगैरह रहती है वो बनवा ली, तो ऑर्नामेंट्स बनवा लिए। तो अब तुम उस मेटल या मेटल के मिक्सचर को, अलॉय को कन्वर्ट करवा ले रहे हो। कन्वर्ट किस में करवा रहे हो? ऑर्नामेंट्स में। चाहे तुम उसको ऑर्नामेंट में कन्वर्ट करवाओ, किसी वियरिंग अपैरल में कन्वर्ट करवाओ, या फिर उसको तुम फर्नीचर वगैरह में कहीं पे लगवा दो, तो उसका कन्वर्टेड फॉर्म जो है वो भी ज्वेलरी ही माना जाता है, राइट। तो अब थोड़ा ध्यान से देखना, अब जो यहां पे लिखा हुआ है कि ज्वेलरी इंक्लूड्स ऑर्नामेंट्स मेड ऑफ व्हाट, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम और एनी अदर प्रीशियस मेटल और एनी अलॉय ऑफ सच प्रेशियस मेटल्स with or without precious or semi-precious stones, and whether or not worked or sewn into any wearing apparel। मतलब मैंने जो इजी लैंग्वेज में यहां पे बताया वही वहां पे लिखा हुआ है कि चाहे तुम उसको एज इट इज अपने पास रखो इन द फॉर्म ऑफ बुलियन, या फिर तुम उसको कन्वर्ट करवा लो ऑर्नामेंट्स में, वियरिंग अपैरल्स वगैरह में, या किसी फर्नीचर वगैरह में तुम उसको एम्बेड करवा दो, तो उन सारी चीजों को भी ज्वेलरी ही बुलाया जाएगा। आई होप चीज समझ में आ रही है, राइट। अब उसके बाद अगर तुम्हारे पास कोई प्रेशियस या सेमी प्रेशियस क्या हुए, स्टोन्स हुए। यहां पे बात हो रही थी मेटल या अलॉय की, अब यहां पे बात हो रही है स्टोन्स की। अब स्टोन का मतलब क्या? हीरा, पन्ना, पुखराज, मोती, वो जवाहरात होते हैं ना, हीरे मोती जवाहरात, उसको बोलते हैं प्रेशियस या सेमी प्रेशियस स्टोन्स। अब चाहे तुम उन स्टोन्स को एज इट इज अपने पास रखो, हीरे मोती जवाहरात एज इट इज अपने पास रखो, या फिर उनको तुम किसी और फॉर्म में कन्वर्ट करवा के अपने पास रखो इन द फॉर्म ऑफ वियरिंग अपैरल, या फिर ऑर्नामेंट्स वगैरह में, या फिर किसी फर्नीचर वगैरह में तुमने उनको लगवा दिया, तो वो सारी चीजें जो कन्वर्ट हुई है, जिसमें ये सारे स्टोन्स लगे हुए हैं, उनको भी क्या कहा जाएगा? ज्वेलरी। मतलब तुम जो तुम्हारी थिंकिंग को जो
छोटा करके रखे हुए हो, क्या करके रखे हुए कि भाई ज्वेलरी का मतलब तो वही होता है जो हमको दिखता है, वो अपना वो सोने का चेन मैन सब दिखा, वो ज्वेलरी बराबर है, फिर वो अंगूठी वगैरह दिख गई तो वो तो है ही, लॉ तो उसको ज्वेलरी मानता ही है, लेकिन उसके अलावा भी ज्वेलरी के अंदर इतनी सारी चीजें वो लोग ने बता दी। तो भाई साहब बात को समझने की कोशिश करो। अरे नहीं समझ रहे हो तो एटलीस्ट कोशिश तो कर ही सकते हो ना, कि हम क्या कर रहे हैं। हम लोग अभी कैपिटल एसेट का डेफिनेशन देख रहे हैं, कैपिटल एसेट के अंदर क्या क्या कवर हुआ वो तो देखा, ए बी सी, लेकिन कैपिटल एसेट डज नॉट इंक्लूड, कैपिटल एसेट के डेफिनेशन के अंदर क्या क्या चीजें कवर नहीं की जाएंगी वो भी तुमको बता रहा हूं। तो पहला, स्टॉकिंग ट्रेड को कवर नहीं किया। दूसरा, वो बोल रहे हैं कि कोई भी मूवेबल पर्सनल इफेक्ट दिखा वो भी कवर नहीं किया जाएगा, लेकिन मूवेबल पर्सनल इफेक्ट अगर पीजे दास निकला तो उसको कैपिटल एसेट माना जाएगा, है ना। और याद रखना, मूवेबल बोला है। अगर जिस घर में मैं रह रहा हूं, ये मेरा रेसिडेंशियल हाउस जहां पे मैं बैठा हुआ हूं अभी, और जहां से मैं ये तुमको लेक्चर लेके दे रहा हूं, है ना, तो ये जो रेसिडेंशियल हाउस है जहां पे मैं बैठा हुआ हूं, ये है मेरा पर्सनल इफेक्ट, ये मेरा पर्सनल असेट है। यहाँ पे मैं और मेरे फैमिली मेंबर्स रहते हैं, डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स है, तो ये मेरा पर्सनल इफेक्ट, लेकिन ये मूवेबल नहीं, इमूवेबल है। सो सिंस इट इज इमूवेबल, इसको ये कैटेगरी में मत रख लेना, एक्सक्लूड मत कर लेना, ये तो अब भी कैपिटल असेट ही है, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये लोग कह रहे हैं एग्रीकल्चरल लैंड इन इंडिया, एग्रीकल्चरल लैंड इन इंडिया वो भी कैपिटल असेट नहीं है। अब यहां पे ना इन्होंने ये बहुत बड़ी कहानियां लिखी है ये पूरी। अब ये कहानी से क्या समझ में आता है पहले मैं तुमको बता देता हूं, एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर ये कहानी मैं तुमको पढ़ाता हूं, ठीक है। तो तुमको पढ़ने में मजा आएगा। ये लोग यहां पे कहने की कोशिश कर रहे हैं एग्रीकल्चरल लैंड इन इंडिया जो कि रूरल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? रूरल। तो अगर तुम्हारे पास कोई रूरल एग्रीकल्चरल लैंड है इंडिया में, तो उसको हम कैपिटल असेट नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। इसका मतलब दूसरी कोई भी लैंड निकली ना सर, रूरल नॉन एग्रीकल्चरल लैंड, वो कैपिटल असेट है। सर अर्बन एग्रीकल्चरल या नॉन एग्रीकल्चरल लैंड, वो भी कैपिटल एसेट है। मतलब अगर मैं लैंड को बाइफरकेट करूं तो लैंड चार पार्ट में बाइफरकेट होगा। लैंड, उसके अंदर रूरल और उसके अंदर अर्बन। रूरल के अंदर एग्रीकल्चरल नॉन एग्रीकल्चरल, अर्बन के अंदर भी एग्रीकल्चरल नॉन एग्रीकल्चरल। अब रूरल के अंदर जो एग्रीकल्चरल लैंड है उसको कैपिटल एसेट नहीं माना जाएगा। इसका मतलब रूरल नॉन एग्रीकल्चरल लैंड, अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड, अर्बन नॉन एग्रीकल्चरल लैंड, ये सब कैपिटल एसेट है। इनको ट्रांसफर करोगे तो कैपिटल गेन अराइज होगा और उस पर तुमको टैक्स भी देना पड़ेगा। लेकिन रूरल एग्रीकल्चरल लैंड को तुमने ट्रांसफर किया तो कोई कैपिटल गेन कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको तो हम कैपिटल असेट ही नहीं मानते। अब रीजन सिंपल सा है, बताऊं। एक डेफिनेशन आता है एग्रीकल्चरल इनकम का। देखो ये लॉजिक है ना, बहुत मुश्किल से मिलते हैं। इसके बारे में ना डेप्थ में रिसर्च करनी पड़ती है, और ये बाद में लॉजिक जो आता है ना मैं आपको दे रहा हूं, तो थोड़ा सुनो। कोई पूछे ना तो तुम्हारे चेहरे पे हवाइयां नहीं उड़नी चाहिए। कोई अगर तुमको ऐसा पूछा कि रूरल एग्रीकल्चरल लैंड को कैपिटल एसेट क्यों नहीं मानते, बस नहीं मानते, ऐसा हवा में जवाब दोगे तो नहीं चलता है। तुमको वहां पे जवाब देना पड़ेगा, लॉजिक देना पड़ेगा, पता होना चाहिए तुमको क्यों नहीं मानते। तो देखो एग्रीकल्चरल इनकम का एक डेफिनेशन आता है सेक्शन 2 के अंदर क्लॉज 5। अब जब तुम वो डेफिनेशन देखोगे ना अच्छे से, तो वहां पे बताया है कि एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, ऐसे करके एग्रीकल्चर इनकम की लिस्ट दी है। तो वहां पे है ना लिस्ट के अंदर एंड में एक चीज बताई हुई है कि एनी इनकम अराइजिंग ऑन ट्रांसफर ऑफ अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड। सुनो सुनो ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से सुनना, पहले कान खोल के सुनो। एग्रीकल्चरल इनकम का जो डेफिनेशन है 2 क्लॉज 5 के अंदर, वहां पे लास्ट में जाके एक पॉइंट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? कि एनी इनकम अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड शैल नॉट बी ट्रीटेड एज एग्रीकल्चरल इनकम। बस इतना बोल के वहां पे रुक गए। मतलब
1 2 3 4 5 ऐसा करके पॉइंट्स दिए हैं, और सेक्शन 2 क्लॉज 5 के अंदर एक और क्लॉज दिया हुआ है, अलग से एक क्लॉज दिया, और उस क्लॉज में स्पेसिफिकली बोला गया है कि भाई अगर तुमको अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड ट्रांसफर करके कोई इनकम हुई तो उसको हम एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानेंगे। बस इतना बोल के ना उधर रुक गए। मतलब ध्यान से देखो, हमारी सरकार और ये जो लॉ मेकर्स है वो कितने शाणे हैं। वो लोग क्या बोल रहे हैं मालूम है कि अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड को ट्रांसफर करके होने वाली इनकम एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानी जाएगी। रूरल को बेचा वो भी एग्रीकल्चर नहीं मानी जाएगी इनकम, ऐसा कहां बोला है? विच मीन्स कि अर्बन को बेच के ट्रांसफर करके आने वाली इनकम को एग्रीकल्चर इनकम नहीं माना जाएगा, ऐसा बोला है। तो इसका मतलब यही हुआ ना कि अगर रूरल को ट्रांसफर करके होने वाली इनकम हुई वो तो एग्रीकल्चर इनकम है। साफ साफ बोला नहीं है, इंप्लाइड। और उस बात का प्रूफ यहां पे है कि रूरल एग्रीकल्चरल लैंड को ट्रांसफर करके आने वाली इनकम को एग्रीकल्चरल इनकम माना जाए और उस पर टैक्स ना लगाया जाए, उसका भी एग्जेम्पशन मिले। इसलिए रूरल एग्रीकल्चरल लैंड को यहां से एक्सक्लूड किया कि कहीं गलती से ये अमाउंट, इसको ट्रांसफर करके आने वाला अमाउंट कैपिटल गेन बनके टैक्सेबल ना हो जाए, क्योंकि उसको एग्रीकल्चर इनकम मान के एग्जेम्प्ट करना है। आई होप ये चीज समझ में आया, ये लॉजिक समझ में आया, राइट? तो सुनो, स्टॉक इन ट्रेड नॉट अ कैपिटल एसेट, मूवेबल पर्सनल इफेक्ट्स अदर देन पीजे दास नॉट अ कैपिटल एसेट। और थर्ड पॉइंट में बोला ये जो रूरल एग्रीकल्चरल लैंड इन इंडिया है ना, ये भी कैपिटल एसेट नहीं है। तो इसके अलावा बाकी की सारी लैंड कैपिटल एसेट है, बराबर है ना? अब कोई बोलेगा सर व्हाट इज रूरल एग्रीकल्चर, रूरल लैंड एंड व्हाट इज अर्बन लैंड? सर हमको कैसा पता चलेगा कि जो लैंड है वो रूरल एरिया में है और वो एग्रीकल्चरल है, और हमको कैसे पता चलेगा कि वो जो लैंड है वो अर्बन एरिया में, वो अर्बन लैंड है? तो भाई उसी के लिए यहां पे इतनी कहानियां दी हुई है, जो तुम्हारे सामने दिख रही है ना, ये कहानी उसी की है कि कौन से केस में लैंड को अर्बन लैंड बुलाओगे और कौन से केस में लैंड को रूरल लैंड बुलाओगे। समझे? तो अब सुनो, पहले मैं एक्सप्लेन करता हूं। अगर कोई म्यूनिसिपैलिटी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं मुंबई में रहता हूं, तो ये जो पूरा मुंबई का जो एरिया है ना, मुंबई का जो ये पूरा एरिया, तो मुंबई का जितना भी एरिया है ना, वो किसी म्यूनिसिपैलिटी के जुरिस्डिक्शन में आता है। तो एक जो म्यूनिसिपैलिटी है, नगर पालिका बोलो या म्यूनिसिपैलिटी बोलो, है ना, तो म्यूनिसिपैलिटी के जुरिस्डिक्शन में जो एरिया आता है, तो मान लो कि किसी म्यूनिसिपैलिटी के जुरिस्डिक्शन में इतना एरिया आता है, और इस एरिया के अंदर अगर जो टोटल पॉपुलेशन है ना, और वो पॉपुलेशन कितनी है? 10,000 से ज्यादा है, तो भाई ये पूरा एरिया है ना, ये रूरल नहीं अर्बन माना जाएगा। मतलब इस म्यूनिसिपैलिटी के अंदर जितना भी एरिया आता है, ये सारा एरिया अर्बन माना जाएगा अगर इस म्यूनिसिपैलिटी के अंदर जो पॉपुलेशन है वो 10,000 से ज्यादा है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस म्यूनिसिपैलिटी के जुरिस्डिक्शन से 2 किलोमीटर तक का जो एरिया होगा, 2 किलोमीटर तक का जो एरिया होगा, यहां से 2 किलोमीटर तक का एरिया, मतलब जहां पे जुरिस्डिक्शन खत्म होती है उसके बाद का 2 किलोमीटर तक का एरिया, वो भी हम अर्बन ही मानेंगे अगर इस म्यूनिसिपैलिटी के अंदर पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा है लेकिन 1 लाख या उससे कम है। तो पॉपुलेशन कितनी है भाई साहब? मोर देन 10,000, बट 1 लाख या उससे कम पॉपुलेशन इस इलाके में रहती है, तो ये पूरा इलाका अर्बन है, और इस इलाके के बाहर का 2 किलोमीटर तक का भी इलाका अर्बन ही माना जाएगा अगर यहां पर पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा है, 1 लाख या उससे कम है। लेकिन अगर इस इलाके में टोटल पॉपुलेशन 1 लाख से ज्यादा चली गई लेकिन 10 लाख या उससे कम निकली, तो भाई ये इलाका तो अर्बन है ही ना, क्योंकि पॉपुलेशन तो बाय डिफॉल्ट 10,000, 1 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन इसके अंदर रह रही है, इस इलाके में रह रही है, तो ये तो पूरा इलाका अर्बन है ही। लेकिन इस इलाके के बाहर का अब 6 किलोमीटर तक का एरिया, इसके बाहर का 6 किलोमीटर तक का एरिया, यहां से 6 किलोमीटर तक का एरिया भी क्या माना जाएगा? अर्बन ही माना जाएगा। तो एक तो इसके जुरिस्डिक्शन के अंदर आने वाला एरिया, और जुरिस्डिक्शन के बाद 6 किलोमीटर की रेडियस में आने वाला जो भी एरिया है वो सारा अर्बन ही माना जाएगा। अब कभी कभी ऐसा भी हो सकता है
कि म्युनिसिपैलिटी के जुरिस्डिक्शन के अंदर, यानी कि इस इलाके के अंदर टोटल पॉपुलेशन 10 लाख से भी अगर ज्यादा निकल गई, 10 लाख से भी ज्यादा निकली, तो ये पूरा का पूरा इलाका अर्बन है ही, लेकिन यहां से 8 किलोमीटर तक का जो एरिया होगा, मतलब इसके जुरिस्डिक्शन के बाद का 8 किलोमीटर तक के जो रेडियस का जो इलाका है वो भी अर्बन ही माना जाएगा। आई होप अर्बन क्या है, रूरल क्या है, समझ में आ रहा है। तो सुनो, कोई म्युनिसिपैलिटी है जिसके जुरिस्डिक्शन में टोटल पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा है, तो वो म्युनिसिपैलिटी के अंदर जितना भी एरिया है, जो भी इलाका है, वो सारा अर्बन है। और उस म्युनिसिपैलिटी के जुरिस्डिक्शन के बाद का 2 किलोमीटर तक का एरिया वो भी अर्बन ही माना जाएगा, अगर उस म्युनिसिपैलिटी के अंदर पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा है लेकिन 1 लाख या उससे कम है तो। लेकिन अगर उसी म्युनिसिपैलिटी के अंदर पॉपुलेशन 1 लाख से ज्यादा है लेकिन 10 लाख या उससे कम है, तो उसके बाद का म्युनिसिपैलिटी के अंदर का जो एरिया है वो तो अर्बन है ही, लेकिन उसके बाहर का 6 किलोमीटर तक का एरिया भी अर्बन ही माना जाएगा। अगर उस म्युनिसिपैलिटी के अंदर टोटल पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है, तो उस म्युनिसिपैलिटी के अंदर जो भी एरिया आता है वो तो अर्बन है ही, लेकिन उसके बाहर का 8 किलोमीटर तक का एरिया भी क्या माना जाएगा, अर्बन ही माना जाएगा। तो ध्यान से सुनो, तुम्हारे पास कोई भी लैंड हो, वो लैंड अगर इस म्युनिसिपैलिटी के जुरिस्डिक्शन में आई या फिर इस म्युनिसिपैलिटी के 2, 6 या 8 किलोमीटर के रेडियस में आ गई, तो वो अर्बन है। हम ऐसी लैंड की बात नहीं कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट अ लैंड जो ना इस इलाके के अंदर आती हो, ना 2 किलोमीटर, ना 6 किलोमीटर, ना 8 किलोमीटर के रेडियस में आती हो, ऐसी लैंड की बात कर रहे हैं। उसी को हम बोलेंगे रूरल लैंड। और उस रूरल लैंड के अंदर, उस रूरल एरिया के अंदर कोई भी लैंड जो होगी, जो एग्रीकल्चरल होगी, उस रूरल एग्रीकल्चरल लैंड को कैपिटल असेट नहीं माना जाएगा। आई होप द थिंग्स आर क्लियर, राइट। अब उसके बाद पॉइंट नंबर 4 क्या बात कर रहा है, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स की। इशूड अंडर द गोल्ड डिपॉजिट स्कीम 99 और डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स विच आर इशूड अंडर गोल्ड मॉनिटाइजेशन स्कीम 2015 एज मे बी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो भाइयों बहनों, अगर आपके पास जीडीबी है, जीडीबी गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स जो इशू किए गए थे एज पर द गोल्ड डिपॉजिट स्कीम 99, या फिर आपके पास जीडीसी है, गोल्ड डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स जो इशू किए गए थे एज पर द गोल्ड मॉनिटाइजेशन स्कीम 2015 एंड नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब ये 2 स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई की, और ये दोनों स्कीम जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई की, ऐसी स्कीम के अंदर अगर आपने कोई गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड या गोल्ड डिपॉजिट सर्टिफिकेट खरीद के रखा है, तो वो गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड या वो गोल्ड डिपॉजिट सर्टिफिकेट को भी कैपिटल असेट नहीं माना जाएगा। वो भी कैपिटल असेट नहीं, राइट। अब ये जो है, ये आपका डेफिनेशन हो गया किसका, कैपिटल असेट का, राइट। तो कैपिटल असेट का डेफिनेशन सुना, जब तुमने पहले वाला कानून पढ़ा था ना, तो वहां पे एक गोल्ड बॉन्ड्स भी आते थे, पुराने वाले गोल्ड बॉन्ड्स। गोल्ड बॉन्ड्स कौन से वाले, गोल्ड बॉन्ड्स 6.5% गोल्ड बॉन्ड्स, 7% गोल्ड बॉन्ड्स, नेशनल डिफेंस गोल्ड बॉन्ड्स, वो भी आते थे, है ना। तो उनको अब यहाँ पे कवर नहीं किया क्योंकि वो अब रिडंडेंट हो चुके हैं। तो हमारा जो लॉ है ना, जो अभी ये जो नया कानून बना है, इनकम टैक्स एक्ट 2025, इस कानून के अंदर इनकम टैक्स एक्ट 1961 के बहुत सारे रिडंडेंट प्रोविजंस थे ना, उनको हटा दिया गया है। तो अगर तुम अब थोड़ा सा नोटिस करो, तो पुराने वाले कानून में, यानी कि 1961 वाला जो लॉ था, उसमें अगर तुमने कैपिटल असेट का डेफिनेशन देखा होगा, तो उस कैपिटल असेट के डेफिनेशन में एक स्पेशल बेरर बॉन्ड्स भी था जिसको कैपिटल असेट नहीं माना जाएगा। गोल्ड डिपॉजिट, गोल्ड बॉन्ड्स भी थे, गोल्ड बॉन्ड 6.5% गोल्ड बॉन्ड, 7% गोल्ड बॉन्ड्स, नेशनल डिफेंस गोल्ड बॉन्ड्स, वो भी थे जिसको कैपिटल असेट नहीं माना जाएगा। यहाँ पे नए वाले लॉ में वो दिख ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी है ना, रिडंडेंट हो चुके हैं। ऐसे बॉन्ड्स इशू करके कब के मैच्योर हो चुके हैं, आज की डेट में ऐसे बॉन्ड्स एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो जब वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, तो लॉ के प्रोविजंस में ऐसे रिडंडेंट चीजों का रहना क्यों जरूरी है? इसलिए नए लॉ के अंदर यू विल नॉट फाइंड द डिस्कशन अबाउट दोज बॉन्ड्स।
तो फिलहाल के लिए तुम ये 4 पॉइंट्स को एकदम याद रख लो, बाय हार्ट कर लो कि ये 4 में से अगर कोई भी पॉइंट तुमको दिखा, ये 4 में से कोई भी असेट तुमको दिखा, तो ये तुम्हारे लिए कैपिटल असेट नहीं माना जाएगा। राइट? अब देखो ध्यान से, अगर तुम लोगों ने थोड़ा नोटिस किया तो हम लोगों ने कौन सा सेक्शन 2 का क्लॉज 22 देखा, कैपिटल असेट। कैपिटल असेट मीन्स भी था एंड डज नॉट इंक्लूड। मीन्स में हम लोगों ने 3 पॉइंट्स देखे, ए, बी एंड सी, जो ऑलरेडी मैंने तुमको एक्सप्लेन किए। और डज नॉट इंक्लूड में हम लोगों ने क्या क्या देखा, ध्यान से। डज नॉट इंक्लूड ए, स्टॉक इन ट्रेड, कंज्यूमेबल, स्टोर्स एंड रॉ मटेरियल। बट याद रखना, ये स्टॉक इन ट्रेड कौन सा वाला, कोई भी स्टॉक इन ट्रेड है, कोई भी कंज्यूमेबल स्टोर है, रॉ मटेरियल, उसको एक्सक्लूड करो, वो कैपिटल असेट नहीं है, सिवाय ये क्लॉज बी में लिखे हुए सिक्योरिटीज, क्योंकि इसको तो घसीट के कैपिटल असेट बनाया है, गलती से इसको एक्सक्लूड कर दिया तो मर जाओगे। मतलब वो सुसाइड कमिट करने की कोशिश नहीं, सुसाइड हो गया ऐसा समझ के चलो, समझा? तो स्टॉक इन ट्रेड, कंज्यूमेबल स्टोर, रॉ मटेरियल इज नॉट अ कैपिटल एसेट। लेकिन यहां पे तुमको जब एक्सक्लूड कर रहे हो स्टॉक इन ट्रेड, तो गलती से भी ये सिक्योरिटीज विच आर हेल्ड बाय एफआईआईज एंड इन्वेस्टमेंट फंड्स, जो कि आईएफएससी में है, उसके द्वारा होल्ड की जाने वाली सिक्योरिटीज को एक्सक्लूड मत कर लेना, क्योंकि वो तो कैपिटल एसेट है, उसको एक्सक्लूड करने की जरूरत नहीं है। फिर पार्ट बी में क्या था, मूवेबल पर्सनल इफेक्ट्स। और मूवेबल पर्सनल इफेक्ट्स यहां पे बोल दिया था पीजे दास, उसको एक्सक्लूड मत करना। पीजे दास इज स्टिल योर कैपिटल असेट, राइट? फिर पॉइंट नंबर सी में रूरल एग्रीकल्चरल लैंड इज नॉट अ कैपिटल असेट, राइट? इसके अलावा बाकी की सारी लैंड, चाहे वो रूरल नॉन एग्रीकल्चरल हो, अर्बन एग्रीकल्चरल या नॉन एग्रीकल्चरल हो, वो कैपिटल असेट है, राइट? उसके बाद पॉइंट नंबर डी में हम लोगों ने देखा गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स एंड gold deposit certificates. Gold deposit bonds as per gold deposit scheme 99 and gold deposit certificates as per gold monetization scheme 2015. ये गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स और गोल्ड डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स भी तुम्हारे लिए कैपिटल असेट नहीं माने जाएंगे, राइट? अब जैसे तुमको कैपिटल असेट का डेफिनेशन मींस एंड डज नॉट इंक्लूड तुम्हारे खोपड़ी में बैठा ना, तो अभी एक दिमाग में चलाने का, सर मेरे पास बहुत सारे असेट है, बहुत सारी प्रॉपर्टी है, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? सुन रे पागल, तेरे पास जितने भी असेट्स है, जितनी भी प्रॉपर्टीज है ना, उसमें से तेरे को ढूंढने का, क्या ढूंढने का मालूम? ये ए, बी, सी और डी, ये 4 पॉइंट ढूंढने का। अगर ये चारों में से कोई भी असेट दिखा तो उसको कैपिटल असेट नहीं बोलने का, उसको कैपिटल असेट नहीं बोलने का। इसके अलावा बाकी के सारे असेट, सारी प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग सिक्योरिटीज हेल्ड बाय एफआईआईज एंड इन्वेस्टमेंट फंड, इंक्लूडिंग यूलिप्स जिसकी मेच्योरिटी प्रोसीड्स एग्जेम्प्ट नहीं होने वाली है, वो सब उठा और उसको क्या बना, कैपिटल असेट, राइट? तो कैपिटल असेट क्या होता है समझ में आया। अब एक छोटा सा पॉइंट मैं तुमको और बताने जा रहा हूं, थोड़ा दिमाग लगाने का, बराबर है ना? और थोड़ा दिमाग लगा के मेरे को बोलने का। तुम लोगों ने ना शायद सुना रहेगा कि गोल्ड एक सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स आते हैं, एसजीबीस बोलते हैं जिसको, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, है ना? भारत सरकार ने एक सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम निकाली थी, एसजीबी स्कीम 2015 में। और वो स्कीम में है ना, अलग अलग टाइम पे ऐसे सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स इशू किए जाते हैं। सो सिंस 2015 सरकार ने ये स्कीम में अलग अलग टाइम पे सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स को इशू किया है। बहुत ध्यान से सुनने का, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बोलने जा रहा हूं अभी। तो तुमको ये सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, तुम मेरे को बताओ क्या ये कैपिटल असेट है या नहीं? सोच कर समझ कर मेरे को जवाब देने का, बराबर है ना? क्योंकि हम लोगों ने अब भी कैपिटल असेट का पूरा डेफिनेशन किया, तो बेस्ड ऑन दैट डिस्कशन ओनली मैं तुमसे ये क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स क्या ये कैपिटल असेट है या नहीं? अपना अपना जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करने का। पॉज करो और टाइप करो, फिर आगे का मैं बताऊंगा। तो भाई साहब, फाइनल के स्टूडेंट हो, थोड़ा बुद्धि चलाओ।
ABCD, कलर कलर ब्लू कलर, देखो लाल में लिखा ब्लू में लिखा, ऐसा टाइम पास के लिए नहीं लिखा, तुमको पता चलना चाहिए दोनों अलग अलग चीज है इसके लिए। हाँ, तो कलर कलर ब्लू कलर, ये देखो राइट हैंड साइड में ब्लू कलर दिख रहा है, तो इधर क्या लिखा है, ये कैपिटल एसेट नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, बराबर है ना, ये भी नहीं है। ऐसा किधर लिखा है कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड कैपिटल एसेट नहीं है, लिखा है क्या? नहीं ना, तो क्यों ज्यादा दिमाग लगाते हो? तो जब बोला ही नहीं है कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड कैपिटल एसेट नहीं है, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का, बोलने का सोवरेन गोल्ड बॉन्ड कैपिटल एसेट है, कैपिटल एसेट है, बराबर ना। अब अगर सोवरेन गोल्ड बॉन्ड कैपिटल एसेट है और सोवरेन गोल्ड बॉन्ड का क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, तो कैपिटल गेन आएगा, क्योंकि सर सोवरेन गोल्ड बॉन्ड कैपिटल एसेट और कैपिटल एसेट का ट्रांसफर हुआ, तो ट्रांसफर होने पे कैपिटल गेन तो आएगा। लेकिन याद रखना, एक सेक्शन आएगा आगे चल के, सेक्शन 7070, तुम्हारे पुराने इनकम टैक्स एक्ट में है ना, इनकम टैक्स एक्ट 1961 में एक सेक्शन हुआ करता था, सेक्शन 47, एग्जेम्प्ट ट्रांसफर्स के बारे में जो बात करता था, याद आता है कुछ धुंधला धुंधला? अरे ऐसा सुना सुना लगता है कि सूना सूना लगता है? अगर तुमको सूना सूना लगता है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, हाँ, लेकिन सुना सुना लग रहा है तो ध्यान से समझो। एक सेक्शन हुआ करता था 47, वो सेक्शन बात करता था एग्जेम्प्ट ट्रांसफर्स की, वो सेक्शन 47 इज नाउ सेक्शन 70 इन द न्यू इनकम टैक्स एक्ट। तो अब जो तुम्हारा नया इनकम टैक्स एक्ट है उसके अंदर एक सेक्शन आता है सेक्शन 7070। अब ये सेक्शन के अंदर क्या लिखेला मालूम है? ये सेक्शन के अंदर क्या लिखेला है? ये सेक्शन के अंदर लिखेला है कि एग्जेम्प्ट ट्रांसफर्स क्या क्या है, मतलब लिस्ट दिया हुआ है कि ऐसा कोई ट्रांसफर हुआ तो ये एग्जेम्प्ट ट्रांसफर है, फिर पॉइंट नंबर 2 ऐसा ट्रांसफर हुआ तो ये एग्जेम्प्ट ट्रांसफर है, पॉइंट नंबर 3 ऐसा ट्रांसफर हुआ तो ये भी एग्जेम्प्ट ट्रांसफर। हम लोग बहुत डिटेल में वो सब चीजें पढ़ने वाले हैं, टेंशन नहीं लेने, अभी तो जस्ट हम लोगों ने खाली चालू की है, बराबर है ना। तो तुम जस्ट इमेजिन करो कि अगर मैं कैपिटल एसेट का डेफिनेशन इतना डेप्थ में पढ़ा रहा हूँ विद लॉजिक, तो आगे के प्रोविजन में कैसा पढ़ाने वाला हूँ तुमको, बराबर है ना। तो तुम समझो कि अगर एग्जेम्प्ट ट्रांसफर का ये जो डेफिनेशन है, तो इसमें बहुत सारे जो अलग अलग ट्रांसफर्स दिए हैं ना, उसमें का एक ट्रांसफर है जो क्या बोलता है कि अगर सोवरेन गोल्ड बॉन्ड ट्रांसफर किए जा रहे हैं बाय एन इंडिविजुअल बाय वे ऑफ रिडम्पशन, रिडम्पशन यानी कि तुम मैच्योरिटी बोलो, है ना। तो तुम्हारे पास से तुम्हारा सोवरेन गोल्ड बॉन्ड जा रहा है, लेकिन वो तुम उसको बेच नहीं रहे हो कि कम में खरीदा था और ज्यादा पैसा मिल रहा है तो तुम बेच के फायदा कमा रहे हो, नहीं, वैसा नहीं, वैसा नहीं। कि तुम्हारे पास सोवरेन गोल्ड बॉन्ड है जो तुमने अक्वायर किए, बराबर है, फिर वो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड जब तुम्हारे पास से जा रहे हैं तो कैसे जा रहे हैं भाई, उसका रिडम्पशन हो रहा है, उसका मेच्योरिटी हो रहा है, तो डेफिनेटली रिडम्पशन या मेच्योरिटी पे ज्यादा पैसा मिलेगा और गेन होएगा, तो सरकार को उस गेन पे टैक्स नहीं लगाने का है जो तुमको रिडम्पशन या मेच्योरिटी पे हो रहा है। तो सरकार ने क्या किया, मतलब लॉ मेकर्स ने क्या किया, सेक्शन 70 के अंदर जहां पे एग्जेम्प्ट ट्रांसफर्स के बारे में लिखा है, वहां पे क्या लिखा कि अगर कोई इंडिविजुअल है, उसने अगर अपने सोवरेन गोल्ड बॉन्ड का क्या किया, ट्रांसफर किया, और वो ट्रांसफर हुआ है रिडम्पशन या मैच्योरिटी पे, तो ये ट्रांसफर क्या माना जाएगा, एग्जेम्प्ट ट्रांसफर माना जाएगा, और यहां पे कोई कैपिटल गेन कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, कैपिटल गेन पे टैक्स नहीं लगाया जाएगा। ऐसा पहले के कानून में भी था, सेम टू सेम नए वाले कानून में भी ये लोग लाए, लेकिन यहां पे है ना एक बहुत मस्त वाला ये लोग ने अमेंडमेंट लाया, फाइनेंस एक्ट 26 में एक अमेंडमेंट लाया, और अमेंडमेंट क्या धांसू वाला लाया मालूम। पहले क्या होता था कि अगर मैं इंडिविजुअल है, बराबर है, अब सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम में जब वो इशू किए जा रहे थे तो उसको मैंने सब्सक्राइब नहीं किया था, उसको मैंने सब्सक्राइब नहीं किया था, सब्सक्राइब तुमने किया था, बराबर। तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड जब उसका इशू आया तो इशू में सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को सब्सक्राइब तुमने किया, और तुम्हारे पास से वो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड मैंने खरीदे, तो मेरे पास वो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड
मैंने सब्सक्राइब करके लाए कि तुमसे खरीदे और तुमसे खरीद के बाद में मैं मैच्योरिटी तक होल्ड कर रहा हूं, तो कैपिटल गेन पे टैक्स नहीं लगता था, क्योंकि बोला नहीं था कि तुम खरीदोगे कैसे, सब्सक्राइब करना है या खरीदोगे कैसे, वो कुछ नहीं बोला था। खाली बोला था कि रिडेम्पशन या मैच्योरिटी के थ्रू अगर ट्रांसफर हुआ तो वो ट्रांसफर एग्जाम ट्रांसफर है और वहां पे कोई कैपिटल गेन तुमको टैक्सेबल नहीं किया जाएगा। लेकिन यहां पे मस्त वाला एक अमेंडमेंट लाया और यहां पे क्या बोला कि अगर सोवरेन गोल्ड बॉन्ड तुम ट्रांसफर कर रहे हो बाय वे ऑफ रिडम्पशन या मैच्योरिटी, तो कैपिटल गेन अराइज नहीं होगा, कोई टैक्स भरने का जरूरत नहीं है। लेकिन ये वो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड होना चाहिए जो तुमने खुद ने सब्सक्राइब किया हो। यानी कि अगर तुम ओपन मार्केट से किधर से खरीद के लाया और बाद में तुमने उसको अगर होल्ड किया रिडम्पशन तक और बोला कि भाई देखो रिडम्पशन पे मेरे को फायदा हो रहा है, मैं टैक्स नहीं भरेगा, तो अभी चमाट लगेगा। पहले तुम ऐसा बोल देते थे और तुम्हारा गेन एग्जाम भी हो जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं बोल पाओगे, क्योंकि अब जो अमेंडमेंट आया है उसमें क्या बोला है ये लोग ने कि अगर सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की रिडेम्पशन या मैच्योरिटी है, उस पे होने वाला गेन पे अगर तुमको टैक्स नहीं भरना है, वो अगर तुमको एग्जाम ट्रांसफर बनाना है तो उसको एग्जाम ट्रांसफर तभी माना जाएगा जब सोवरेन गोल्ड बॉन्ड तुमने असेसी ने खुद ने सब्सक्राइब भी किया हो। यानी कि आज की डेट में सिचुएशन क्या है कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड कैपिटल एसेट है अगर तुमने खुद ने सब्सक्राइब किए और सब्सक्राइब करके उसको होल्ड किया टिल मैच्योरिटी, तो फ्रॉम द डेट ऑफ सब्सक्रिप्शन टिल मैच्योरिटी जो भी फायदा होगा उस पर टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि उस केस में ट्रांसफर एग्जेम्प्ट होगा। ट्रांसफर एग्जेम्प्ट तभी होगा जब तुमने खुद ने वो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड क्या किए थे, सब्सक्राइब किए थे। आई होप ये चीज समझ में आया, राइट? तो ये तुम्हारा एक छोटा सा डिस्कशन किसका, कैपिटल असेट का। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, कैपिटल गेन चैप्टर चालू किया। कैपिटल गेन चैप्टर चालू करके मैंने कैपिटल गेन चैप्टर को 5 पार्ट में डिवाइड किया। पहला पार्ट बेसिक, दूसरा पार्ट स्पेसिफिक चार्ज, तीसरा स्पेशल एस्पेक्ट, चौथा एग्जेम्पशन और पांचवा टैक्स रेट। आज हम लोगों ने पहला पार्ट चालू किया। क्या था ये पहला पार्ट बेटा, बेसिक्स। और बेसिक्स में हम लोगों ने सबसे पहला जो सेक्शन उठाया वो उठाया सेक्शन 67 सब सेक्शन 1 जनरल चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज भी है 67 का, सब सेक्शन 2 से चालू होगा, वो दैट इज द सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर, वो आगे पढ़ेंगे। लेकिन 67 के अंदर सब सेक्शन 1 जो जनरल चार्जिंग सेक्शन है वो क्या बोलता है, सिंपल कि भाई तुमको अगर कोई भी प्रॉफिट या गेन अराइज हो रहा है ऑन ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल असेट, तो उस प्रॉफिट या गेन को अगर सेक्शन 82 से लेकर 89 के बीच एग्जेम्प्ट नहीं किया गया है, तो वो प्रॉफिट या गेन तुमको इनकम मान के इस हेड में चार्ज किया जाएगा, टैक्सेबल किया जाएगा उस साल जिस साल तुमने वो कैपिटल असेट क्या किया, ट्रांसफर किया, राइट? तो अब कैपिटल असेट क्या होता है, ट्रांसफर क्या होता है, या प्रॉफिट या गेन का कंप्यूटेशन कैसे करना है, वही तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो जहां पे हम लोगों ने सबसे पहला डिस्कशन किसके बारे में किया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल असेट। और कैपिटल असेट को डिफाइन किया है सेक्शन 2 क्लॉज 22 में ऑफ द न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 222। कैपिटल असेट मीन्स asset or property of any kind, tangible, intangible, movable, immovable, fixed, circulating, whether used for business or not. Number 2, securities held by FIIs or held by investment fund as per the SEBI regulations. Point number C में आया था ULIPs whose maturity proceeds not exempt under section 11 as per schedule 2 serial number 2 not exempt, तो ऐसी यूलिप्स को भी कैपिटल असेट माना जाएगा। तो ए बी सी ये तीन में से अगर कोई भी असेट दिखा तो इसको क्या बोलने का, कैपिटल असेट। लेकिन द टर्म कैपिटल असेट डज नॉट इंक्लूड 1 2 3 4 पॉइंट्स थे। पहला पॉइंट स्टॉकिंग ट्रेड, कंज्यूमेबल स्टोर्स एंड रॉ मटेरियल। लेकिन स्टॉकिंग ट्रेड जब तुम एक्सक्लूड करोगे तो सिक्योरिटीज हेल्ड बाय एफआईआईज और इन्वेस्टमेंट फंड वाली सिक्योरिटीज को एक्सक्लूड मत कर लेना, दैट इज स्टिल योर कैपिटल असेट। पॉइंट नंबर 2 में बोला था मूवेबल पर्सनल इफेक्ट्स अदर देन पीजे दास, उसको भी कैपिटल असेट नहीं बोलने का। पॉइंट नंबर 3 में रूरल एग्रीकल्चरल लैंड,
रूरल एरिया क्या होता है, अर्बन एरिया क्या होता है, सब एक्सप्लेन किया। फिर उसके बाद पॉइंट नंबर 4 याद करो, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स इशूड अंडर गोल्ड डिपॉजिट स्कीम 99 एंड गोल्ड डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स इशूड अंडर गोल्ड मॉनिटाइजेशन स्कीम 2015, वो भी कैपिटल एसेट नहीं है। तो 1 2 3 4 ये 4 असेट्स को छोड़ के बाकी के सारे असेट्स कैपिटल एसेट है, और 2 असेट को तो घसीट के कैपिटल एसेट बनाया, बराबर है। एंड यहाँ पे एक स्पेशल डिस्कशन हुआ सोवरेन गोल्ड बॉन्ड का कि भाई सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को क्या कैपिटल एसेट माना जाएगा? द आंसर इज यस, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड इज योर कैपिटल एसेट। अगर सोवरेन गोल्ड बॉन्ड का ट्रांसफर हुआ है तो वहां पे भी कैपिटल गेन आएगा। लेकिन एज पर सेक्शन 7070 एग्जाम ट्रांसफर्स की बात हुई है, तो एज पर सेक्शन 70 अगर कोई इंडिविजुअल सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को ट्रांसफर करता है बाय वे ऑफ व्हाट, रिडम्पशन और मैच्योरिटी, जो उसने खुद ने सब्सक्राइब किए थे जब वो इशू किए गए थे, तब वो उस असेसी ने खुद ने सब्सक्राइब किए थे, ऐसे सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स का अगर वो ट्रांसफर करता है बाय वे ऑफ मैच्योरिटी और रिडम्पशन, तो वो ट्रांसफर को एग्जाम ट्रांसफर माना जाएगा, वहां पे कोई कैपिटल गेन कंप्यूट करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा सोवरेन गोल्ड बॉन्ड का कभी भी ट्रांसफर हुआ तो भाई साहब किसी भी और केस में सोवरेन गोल्ड बॉन्ड ट्रांसफर हुए तो वहां पे कैपिटल गेन अराइज होगा और उस पर तुमको टैक्स भरना ही पड़ेगा। ठीक है, सो आई होप आज का सेशन एंजॉय किया। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।